CH111 सीक्रेट टॉक इन स्टडी रूम। अरे मेरा भांजा कितना बड़ा हो गया, भांजे सच में काफी जवान हो गया है तू। तुझे पता है जब मैं जवान था तो बिल्कुल तेरे जैसा हैंडसम दिखता था। वैसे मानना पड़ेगा अर्नब, तेरे जवान होने के बावजूद भी मुझे तेरे पास से काफी ताकतवर आभा महसूस हो रही है। तेरी ताकत को महसूस कर मैं कह सकता हूँ, जवान पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुझसे से ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने मामा से बात करने के बाद अर्नब अपने दूसरे मामा भरत नारंग से मिलता है। जब अर्नब भरत नारंग से बातें कर रहा था तब अमर नारंग की नजर अर्नब के साथ आए हुए व्यक्ति पर जाती है। उसे देखकर अमर नारंग की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल अमर नारंग अर्नब की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं, अरे अर्नब बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ एक बार स्टडी रूम में आओगे? अचानक से अमर नारंग की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन अर्नब अभी भी शांत था। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसके मामा जी अमर नारंग ने उसे यह बात कहने से पहले मदन की तरफ देखा था। उसको पता था कि उसके मामा अमर नारंग मदन को लेकर उससे सवाल करने वाले हैं, और वह भी अपने मामा अमर नारंग से कुछ बात करना चाहता था। उसे अपने गुरुदेव माधव से पहले ही पता चल गया था, पर्पल टावर के निर्माताओं में से एक उसके नाना चंद्रेश नारंग भी हैं। इसीलिए अब वह भी उनसे इस बारे में बात करना चाहता था। अगर उसके बस में रहा तो वह इस बारे में अपने नाना जी और दादाजी से भी बात करेगा। अर्नब की मम्मी अमर नारंग की बात सुनकर अमर नारंग की तरफ देखते हुए थोड़ी निराशा के साथ उसे उन्हें कहती है, भैया आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए, यह अभी आया है और आप अभी से ही इसे काम के लिए लेकर जा रहे हैं। कुछ देर आराम तो करने दीजिए, देखो कितना दुबला पतला हो गया है, लगता है इतने महीनों से खाना भी नहीं खाया, खाना तो खाने दीजिए कम से कम इसे। अमर नारंग अपनी बहन की बात सुनकर अपने हाथ खड़े करने ही वाला होता है कि तभी अर्नब अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी अब मैं यहाँ से कहीं थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। मामा जी को शायद कुछ जरूरी बात करनी है, और वैसे भी मामा जी से मुझे भी कुछ जरूरी विषयों पर बात करनी है। और रही बात खाने की, तो आप खाना बनवा दीजिए, और जैसे ही खाना बनेगा आप मुझे आवाज लगा देना। अपनी मम्मी से इतना कहने के बाद अर्नब अपने दूसरे मामा भरत नारंग की तरफ देखते हुए उन्हें कहता है, मामा जी भरत, मैं मामा जी के साथ कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करने वाला हूँ, इसलिए कृपया आप मेरे दोस्त मदन के लिए एक कमरा खुलवा दीजिए। अर्नब ने अपने दूसरे मामा भरत नारंग को बातों ही बातों में बता दिया था कि मामला उसके साथ आए व्यक्ति को लेकर है, और वह व्यक्ति उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कृपया उसके लिए एक कमरे का इंतजाम करें। और उसने ना चाहते हुए भी अपने मामा को धमकी दी थी कि मदन ठीक रहना चाहिए। अर्नब के दूसरे मामा भरत नारंग भी कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वह भी अर्नब की बातों के पीछे के मतलब को समझ गए थे। इधर अमर नारंग ने भी नहीं सोचा था कि अर्नब कुछ इस तरह का कदम उठा लेगा और शब्दों के मायाजाल से उन्हें हिंट देगा कि वह जिस बारे में बात करना चाहते हैं उस बारे में उसे अच्छे से पता है। ये सब सोते हुए अमर नारंग अपने मन में कहते हैं, इस लड़के की उम्र को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें इतना दिमाग होगा। इस लड़के की क्षमता को देखकर मुझे पूरा विश्वास है, यह अपने आने वाले भविष्य में काफी विकास करेगा। ये लड़का अपने शब्दों से बाण ऐसे चलाता है जैसे अपने शब्दों से ही जान ले लेगा। अर्नब की बात सुनने के बाद अर्नब की मम्मी भी ना चाहते हुए अर्नब की बात मान जाती है। अर्नब और अमर नारंग के वहां से जाने के बाद भरत नारंग भी मदन को उसका कमरा दिखा देते हैं। अर्नब अपने मामा अमर नारंग के पीछे पीछे उनके स्टडी रूम में चला जाता है। अमर नारंग का स्टडी रूम में काफी ज्यादा एंटीक सामान था। उसे कमरे में स्पेशल अमर नारंग के लिए एक किंग साइज चेयर थी, और वहां पर एक काउच लगा हुआ था। अर्नब अंदर आने के बाद कमरे के अंदर इधर उधर देखता है। वह देख रहा था कि इस कमरे में लाइब्रेरी के जैसे रैक लगे हुए हैं, और उसमें हर फील्ड से लेकर कोई ना कोई किताब तो जरूर रखी है। अर्नब उन सभी को देख रहा था। वह अच्छे से देख पा रहा था कि यहाँ पर उसके मामा अमर नारंग ने काफी अच्छा बुक कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है। अंदर आने के बाद अमर नारंग अर्नब को हाथ से बैठने का इशारा करते हैं। अर्नब भी काउच के ऊपर थोड़ा रिलैक्स होते हुए बैठ जाता है। अमर नारंग भी अर्नब के बगल में बैठ जाते हैं, और टेबल से एक केटल उठाते हुए 2 कप में चाय डालते हैं। चाय डालने के बाद एक कप को अर्नब की तरफ सरकाते हुए दूसरे को अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए चाय की एक घुट भरते हैं। अर्नब भी अपने मामा अमर नारंग की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। इधर अमर नारंग चाय की एक घुट लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं और कंफर्टेबल जोन में आते हुए अर्नब से कहते हैं, भांजे, तुम्हारे साथ आया हुआ वह इंसान कौन है? मैंने शायद उसे कहीं पर देख रखा है। अपने मामा जी की बात सुनने के बाद अर्नब अपने राइट हैंड को सीधा करते हुए हल्का झटका देता है, जिस वजह से उसकी कोहनी से हड्डी के चटकने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद अर्नब भी अपने चाय के कप को उठाता है और चाय के कप के टॉप को अपनी उंगली से टैप करता है, जिस वजह से झील में पत्थर गिराने के बाद पानी में लहरें बन जाती है। उसी तरह चाय के कप में चाय के द्वारा लहर उत्पन्न हो जाती है। अर्नब उन लहरों को देखते हुए अपने मामा अमर नारंग से कहता है, मामा जी, इस चाय के कप में जो आप लहर देख रहे हैं, यह एक विद्रोह का संकेत है। मुझे हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही इसे जानने में मुझे ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन शायद हमारे परिवारों की किए गए पहले के कार्यों की वजह से मैं अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ।
यही विद्रोह है। अर्नव जब ये सब कह रहा था तो वह बिल्कुल शांत था। लेकिन अगले ही पल अर्नव की पकड़ उस कप के ऊपर मजबूत होती है और वह कप पाउडर बनाकर धूल में बदल जाता है, जिस वजह से कप के अंदर मौजूद चाय टेबल पर फैल जाती है। अर्नव ये देखने के बाद टेबल के ऊपर हल्का सा टैप करता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने पास वाले बुक सेक्शन के पास जाता है। और उन सभी बुक्स की तरफ देखते हुए अर्नव अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ अपने मामा जी अमर नारंग से कहता है, आपको पता है, मैं एक साधारण इंसान था, अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन मैं स्टेट की सबसे अमीर परिवार की लड़की को प्रपोज कर देता हूँ। उस लड़की ने मेरी गरीबी की हालत देखकर उसने मुझे ठुकरा दिया और मेरे ऊपर झूठ सेक्शन और धारा लगवा कर मुझे जेल में भिजवा दिया। वहां पर भी मेरे साथ अच्छे से सलूक नहीं होता था, लेकिन उस जेल में मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस इंसान ने मुझे ट्रेनिंग दी और वही मुझे इस ताकत की दुनिया में लेकर आया। लेकिन फिर एक दिन मुझे फिर से पता चलता है, जिस इंसान ने मुझे इतना काबिल बनाया वह इंसान भी मुझे कुछ चाहता था। और वह क्या चाहता था उस बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला। वैसे मामा जी, पता है आपको वह इंसान कौन था? जब अर्नव अपनी कहानी सुना रहा था तब अमर नारंग ने भी अपना चाय का कप टेबल पर रख दिया था और बड़ी ही ध्यान से अर्नव की बातें सुन रहा था। लेकिन अचानक से अर्नव के द्वारा सवाल पूछने पर अमर नारंग के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह अर्नव से कहते हैं, इस बारे में मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें ये सब सीखने वाला व्यक्ति कौन था? अपने मामा जी की बात सुनने के बाद अर्नव उनकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराता है और फिर अपनी आवाज में हल्की कर्कशता लाते हुए उन्हें कहता है, आप सभी का सबसे बड़ा दुश्मन लॉर्ड मानवेंद्र। अर्नव के बस इस सेंटेंस ने ही अमर नारंग की सिटी पिट्टी गुम कर दी थी। इस समय उनकी आंखें हैरानी के कारण बड़ी हो गई थी। अर्नव के इस सेंटेंस ने उन्हें सोफे से उठा दिया था और वह हैरानी के साथ अर्नव की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्पल टावर के सभी निर्माताओं ने मिलकर लॉर्ड मानवेंद्र को जान से मार दिया था। वह जीवित हो ही नहीं सकता। पिताजी ने खुद बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। अर्नव अपने मामा जी अमर नारंग के मुंह से दोबारा से पर्पल टावर का जिक्र सुनकर उनसे पूछता है, मामा जी, क्या पर्पल टावर के ऊपर अभी भी हमारा नियंत्रण है? अर्नव की इस बात ने अमर नारंग के चेहरे पर आई हुई हैरानी को पलक झपकते के साथ मायूसी में बदल दिया था। इस समय वह काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे थे। अमर नारंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आह भरते हैं और फिर अर्नव से कहते हैं, नहीं, पर्पल टावर के निर्माताओं में से किसी के भी परिवार का अब पर्पल टावर पर ज्यादा नियंत्रण नहीं बचा है। पर्पल टावर के सभी निर्माताओं के चले जाने के बाद हम सभी 6 परिवारों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकें। और हमारी ताकत के कम होने की वजह से दूसरी विदेशी ताकतों ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब पर्पल टावर और पर्पल में नर पर 7 बड़े देशों का नियंत्रण है। हम सभी 6 परिवारों को बस यहाँ पर मत देने का अधिकार है। लेकिन जब किसी जरूरी मुद्दों पर मत देने की बात आती है तो भी हमारे ऊपर दबाव बनाकर मत ले लिया जाता है। लेकिन हम अभी भी पर्पल टावर और पर्पल मैनर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे अभी भी इनकी अंदर की कुछ बातें पता है। अपने मामा जी की इस तरह की बातें सुनकर इस समय अर्नव के कान खड़े हो गए थे। उसका पूरा ध्यान इस समय अपने मामा के द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर था। इधर अपनी बात कहने के बाद अमर नारंग के माथे पर टेंशन की लकीरें दिखाई देने लग जाती हैं। अमर नारंग तुरंत टेबल के दूसरी साइड में रखी पानी की बोतल को उठाते हैं और खोलकर एक झटके में आधी बोतल पानी पी जाते हैं। इस समय उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कुछ कहने के लिए अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं। इधर थोड़ी देर तक लंबी गहरी सांसें लेने के बाद अमर नारंग थोड़ी भयभीत आवाज में अर्नव से कहते हैं, मुझे पता चला है कि इन 7 देश के ऊपर भी कोई ऐसा है जो इस पूरे पर्पल टावर और पर्पल मैनर को कंट्रोल किए हुए है। हालांकि मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, लेकिन सब कह रहे हैं कि वह सम्राट चंद्रेश का सबसे पहला मुख्य स्टूडेंट था और उसी ने लॉर्ड मानवेंद्र के मरने के बाद पूरे पर्पल टावर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। उस मुख्य स्टूडेंट ने अपने गुरु से उनकी सारी विद्या सीखने के बाद धोखे से उन्हें मार दिया और अब वह इंसान पर्पल टावर और पर्पल मैनर को पूरे कंट्रोल में किए बैठा है। और उस इंसान को पता नहीं कहीं से पता चल गया लॉर्ड लेवल से भी ऊपर के लेवल होते हैं और उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उसने बहुत से मासूमों के परिवारों को भी जान से मरवाया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े योद्धाओं तक को कैद में करके उनकी हड्डियों को तोड़कर उनके ब्लड मेरों को निकाला जा रहा है और उसने अपने गुरु के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि सम्राट चंद्रेश, जो पर्पल टावर के सभी निर्माताओं में से सबसे ज्यादा ताकतवर थे, वह जिंदा है या मर गए हैं। लेकिन सम्राट चंद्रेश का वह मुख्य स्टूडेंट ही आज की तारीख में इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और वही इस समय सब कुछ कंट्रोल किए बैठा है। अर्नव अपने मामा अमर नारंग की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई एक ऐसा योद्धा भी है जिसको लॉर्ड लेवल से ऊपर के लेवल के बारे में भी पता होगा। इधर अमर नारंग की बात खत्म होने के बाद अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और 2 बूढ़े व्यक्ति स्टडी रूम के अंदर आ जाते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि सम्राट जयसिंह और गुरु चंद्रेश थे। अंदर आने के बाद सम्राट जयसिंह अर्नव की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना जल्दी कुछ पता चल जाएगा। मैंने सोचा था जब तक तुम एम्परर लेवल के योद्धा नहीं बन जाते
तब तक मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं गलत था, मैं भूल गया था कि तुम्हारे अंदर अभी भी तुम्हारे नाना का खून बह रहा है। अपने दादाजी सम्राट जयसिंह के मुंह से इस तरह की अजीबोगरीब बात सुनकर अर्नब की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो बस यही सोच रहा था, क्या उसके दादाजी पागल हो गए हैं, जो ऐसी उल जलूल बातें कर रहे हैं। उसके सामने तो उसके नाना जी खड़े हैं, और उन्हीं के सामने कह रहा है, उनका खून बह रहा होगा। जिस वजह से वह अपनी सवालिया नजरों से इस समय अपने नाना जी चंद्रेश नारंग की तरफ देखता है। अर्नब की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर गुरु चंद्रेश नारंग की भी आंखें ना चाहते हुए नीचे झुक जाती है, जिन्हें देखकर अब अर्नब को सच में कुछ अजीब फील हो रहा था। वहां पर मौजूद इस शांति को महसूस कर अर्नब के दिल की गति तेज हो जाती है। आखिर सम्राट जयसिंह और गुरु चंद्रेश नारंग अर्नब से ऐसा क्या छुपा रहे हैं? आखिर सम्राट जयसिंह के कह गए शब्दों का क्या अर्थ है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-112 जगदीश इज इन डेंजर। अपने दादाजी सम्राट जयसिंह के मुंह से इस तरह की अजीबोगरीब बात सुनकर अर्नब की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह बस यही सोच रहा था, क्या उसके दादाजी पागल हो गए हैं, जो ऐसी उल जलूल बातें कर रहे हैं। उसके सामने तो उसके नाना जी खड़े हैं, और उन्हीं के सामने कह रहा है, उनका खून बह रहा होगा। जिस वजह से वह अपनी सवालिया नजरों से इस समय अपने नाना जी चंद्रेश नारंग की तरफ देखता है। अर्नब की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर गुरु चंद्रेश नारंग की भी आंखें ना चाहते हुए नीचे झुक जाती है, जिन्हें देखकर अब अर्नब को सच में कुछ अजीब फील हो रहा था। वहां पर मौजूद इस शांति को महसूस कर अर्नब के दिल की गति तेज हो जाती है। अर्नब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल होने की पूरी कोशिश करता है, और फिर अपने नानाजी चंद्रेश नारंग की तरफ देखते हुए पूछता है, नाना जी, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? दादाजी, यह क्या बकवास कर रहे हैं? अर्नब के इस तरह के व्यवहार को देखकर अमर नारंग भी अपने पिता चंद्रेश नारंग की तरफ देखने लगता है। अमर नारंग को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर यहाँ पर चल कह रहा है। सम्राट जयसिंह के भी तोते उड़ गए थे। वह समझ गए थे कि उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए हैं। इस समय उनकी आंखों में ना चाहते हुए भी हल्का डर नजर आ रहा था। इधर गुरु चंद्रेश नारंग की भी हथेली में पसीने आ गए थे। अर्नब को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह मन ही मां अपने गुरुदेव माधव से कहता है, गुरुदेव, क्या आपको कुछ पता है? आखिर दादाजी और नाना जी यह क्या बातें कर रहे हैं? अर्नब की बात खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही अर्नब को अपने दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है। अर्नब, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये दोनों इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं? लेकिन इन दोनों की हरकत को देखकर मुझे साफ पता चल रहा है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा झोल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने गुरु और मास्टर चंद्रेश से सच उगलवा सकता हूँ। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब थोड़ी देर सोता है, और फिर सिर्फ अपने गर्दन हिला देता है। उसके ऐसा करने के अगले ही पल अर्नब अपने शरीर में बढ़ती हुई ताकत को महसूस कर पा रहा था। वह साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर पर इस समय कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अर्नब को पता था कि उसके गुरुदेव माधव उसके शरीर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह भी अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। और जैसे ही अर्नब अपने शरीर के ऊपर से कंट्रोल छोड़ता है, तो अगले ही पल गुरुदेव माधव अर्नब के पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अर्नब के शरीर को कंट्रोल में लेने के अगले ही पल गुरुदेव माधव की आंखें हल्के लाल रंग की होनी शुरू हो गई थी। उनकी हल्की लाल रंग की आंखों के बीच में हरे पीले रंग का छल्ला नजर आने लगता है। गुरुदेव माधव अपने लेवल 1 की परम अवस्था की आत्मिक शक्ति से सम्राट जयसिंह और गुरु चंद्रेश नारंग की आत्मा के ऊपर अपना दबाव बनाने लग जाते हैं, जिस वजह से सम्राट जयसिंह गुरु चंद्रेश नारंग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी आत्मा को जकड़ रहा है। वह तुरंत समझ गए थे कि यह किसका कार्य होगा। इस वजह से वह अपनी आंखों में हल्की नाराजगी के साथ अर्नब की तरफ देखते हैं, और जैसे ही वह अर्नब की हल्के लाल रंग की आंखों को देखते हैं, तो वह समझ गए थे कि सम्राट जयसिंह का शिष्य कालदंत यानी कि गुरुदेव माधव ये कर रहे हैं। सम्राट जयसिंह अपनी आवाज में हल्के गुस्से के साथ कहते हैं, कालदंत, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारा गुरु हूँ? तुरंत मेरे ऊपर से ये दबाव हटाओ। सम्राट जयसिंह की बात सुनकर अमर नारंग सम्राट जयसिंह को अजीब तरह से देखने लग जाता है। अमर नारंग इधर उधर यही देख रहा था, आखिर कालदंत नाम का व्यक्ति यहाँ पर कौन है? लेकिन अगले ही पर अमर नारंग के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट जयसिंह की बात सुनकर अर्नब के शरीर पर कंट्रोल किए हुए गुरुदेव माधव अपनी भारी और भयानक आवाज में गंभीरता लाते हुए कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ करना, लेकिन इस समय मेरा फर्ज मुझे मेरे शिष्य का साथ देने को कह रहा है। इसलिए आपको मेरे शिष्य को वह सब बताना होगा जो मेरा शिष्य जानना चाहता है। गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद उन दोनों को अपनी आत्मा पर पकड़ और मजबूत महसूस होती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा बुरी तरह से एक छोटे पिंजरे में जकड़ चुकी है। इधर अर्नब की इतनी भारी और खतरनाक आवाज को सुनकर अमर नारंग के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वह एक एम्परर लेवल के एडवांस्ड स्टेज का योद्धा था, इसीलिए वह साफ महज बड़े ऊंचा कर पा रहा था कि अर्नब का शरीर इस समय उसके कंट्रोल में नहीं है। वहीं गुरुदेव माधव की बात सुनकर सम्राट जयसिंह और गुरु चंद्रेश नारंग समझ गए थे कि अब उन्हें अर्नब को सब कुछ बताना पड़ेगा।
इसीलिए ना चाहते हुए भी गुरु चंद्रेश नारंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अर्नब को बताना शुरू करते हैं। अर्नब, तुम्हारे दादाजी जय सिंह ने जो कहा वह सत्य है। मैं तुम्हारा असली नाना नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी माँ का पालन पोषण किया है। तुम्हारी माँ के शरीर के अंदर जिसका खून बह रहा है वह मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। तुम ये कह सकते हो मैं तुम्हारी माँ का पालन करता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तुम्हारे असल नाना का नाम चंद्रेश चौहान है। तुम्हारे नाना चंद्रेश चौहान को सम्राट चंद्रेश चौहान के नाम से भी जानते हैं। वह भी पर्पल टावर के निर्माताओं में से एक थे और हम सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर भी थे। और इस समय पर्पल टावर और पर्पल मैनर की जो ताकत को कंट्रोल कर रहा है वह तुम्हारे नाना का पहला मुख्य शिष्य है। उसी ने ही धोखे से तुम्हारे नाना को जान से मारा था। उन्हें पता चल गया था कि उनके ब्लड मेरो की वजह से वह उनके परिवार को भी जान से मार सकता है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी मम्मी यानी कि उनकी इकलौती बेटी मीना का पालन पोषण करने के लिए मुझे सौंपा था। तुम्हारे नाना को जान से मारने के बाद उसने बाकी के पर्पल टावर के निर्माताओं के परिवार पर भी हमला किया था, जिसमें से मेरा यह नारंग परिवार और तुम्हारे दादाजी का भी परिवार शामिल था। और इसी कारण से जिस मीना को मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया उसे अपने से अलग करना पड़ा। ये सब बताते बताते उनकी आवाज में कंपन और उनकी आवाज रुवासी हो गई थी। अर्नब वापस से अपने शरीर पर अपना कंट्रोल ले लेता है और इस बार उसका चेहरा अजीब हो चुका था। उसके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। गुरु चंद्रेश नारंग की बात खत्म होने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सम्राट जयसिंह भी बताते हैं, बेटा, उसी की वजह से मुझे तुम्हारे पापा और तुम्हें अपने से अलग करना पड़ा। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरा पूरा वंश बर्बाद हो जाए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता के अलावा मेरा एक और बेटा था जो तुम्हारे पिता से बड़ा था और तुम्हारे ताऊजी उस जल्लाद के हाथों लग गया और अपनी जान गंवा बैठा। हम दोनों अब भले ही लॉर्ड लेवल का योद्धा बन गए, लेकिन अभी भी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको हरा सके और अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला ले सके। अपने दादाजी सम्राट जय सिंह की बात सुनकर अर्नब और ज्यादा निराश हो जाता है। शहर कहाँ उन्हें मदन के परिवार को जान से करने का दोषी समझ रहा था। वह खुद एक समय में अपने परिवार को नहीं बचा पाए थे। अर्नब जब ये सोच रहा था, अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है और वह अपने दादाजी सम्राट जय सिंह की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी, पापा तो पर्पल मैनर गए हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द घर पर बुलाए। मुझे उन्हें देखना है। वहां पर वह लॉर्ड मानवेंद्र है। वह उन्हें जान से मार देगा। अर्नब की बात सुनने के बाद सम्राट जयसिंह अर्नब की स्थिति को समझ रहे थे, इसलिए वह आगे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अर्नब, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वह वहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा। वहां पर मेरा सबसे प्रिय शिष्य इंद्र है। वह उसका ख्याल रखेगा। अपने दादा की बात सुनने के बाद अर्नब चिल्लाते हुए उन्हें कहता है, आप उस बहरूपीय पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वह कोई आपका शिष्य विषय नहीं है। वह लॉर्ड मानवेंद्र है जिसने अपना चेहरा बदल रखा है। लॉर्ड मानवेंद्र अभी तक मरा नहीं है। गुरुदेव माधव ने बताया था कि वह अभी भी जिंदा है और आचार्य इंद्र का चेहरा बनाकर पर्पल टावर में रहता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गुरुदेव माधव से पूछ सकते हैं। अपनी बात कहने के तुरंत बाद अर्नब अपने शरीर की तरफ देखता है। वह सभी अर्नब की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। उनमें से कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्नब के शरीर को एक तेज झटका लगता है और उसके शरीर से काले रंग का कोहरा बाहर निकलता है। वह काले रंग का कोहरा गुरुदेव माधव की आकृति लेकर सभी के सामने खड़ा हो गया था। वहां पर मौजूद तीनों लोग अर्नब के शरीर से एक और इंसान को निकलते देखकर हैरान थे। हालांकि सम्राट जय सिंह और गुरु चंद्रेश नारंग को पता था कि अर्नब के शरीर में एक और आत्मा रहती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अर्नब के शरीर में एक इंसान भी रहता है। इधर गुरुदेव माधव के बाहर आने के बाद गुरुदेव माधव सम्राट जयसिंह को देखता है और अपनी गर्द न नीचे करते हुए कहता है, गुरुदेव को उनके शिष्य का प्रणाम। सम्राट जय सिंह सामने मौजूद इंसान के मुंह से अपने लिए गुरुदेव शब्द सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह इंसान कौन है जो उन्हें गुरुदेव कह रहा है। गुरुदेव माधव भी समझ गए थे उनके गुरु सम्राट जय सिंह क्या सोच रहे हैं, इसीलिए वह उनको बताते हुए कहता है, गुरुदेव, आपको इस तरह से हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप ही का शिष्य कालदंत हूँ। आपका शिष्य बनने से पहले के जीवन में मेरा नाम माधव था और उस समय मेरा जन्म राक्षस कुल में नहीं हुआ था और उस समय मैं इंसान था। लेकिन भले ही अब मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया, लेकिन मैं अभी भी अपना इंसानी शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। जब मैं अपने शरीर का निर्माण करूंगा तब या तो मैं अपने पुराने राक्षसी शरीर का निर्माण कर सकता हूँ या फिर राक्षसी और इंसानी शरीर को मिलाकर इस शरीर का निर्माण कर सकता हूँ। अपनी बात कहने के बाद गुरुदेव माधव एक पल के लिए शांत होते हैं और फिर गंभीरता के साथ सम्राट जय सिंह और गुरु चंद्रेश नारंग की तरफ देखते हुए कहता है, गुरुदेव, मैंने लॉर्ड मानवेंद्र से भी लड़ाई की है और उस लड़ाई में मैंने उनको गंभीर तरीके से घायल कर दिया था और उनकी ताकत को ग्रैंड मास्टर लेवल तक बांध दिया था। और जैसे ही उनकी ताकत खत्म हुई तो वह धरती के नीचे 9 लोकों पर अपना शासन नहीं चला सकते थे और इसी कारण उन्होंने आचार्य इंद्र की पहचान का सहारा लेकर धरती पर आकर छुप गए थे। लेकिन उस लड़ाई में मैं भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए मैं उसको जान से नहीं मार पाया।
लॉर्ड मानवेंद्र और आचार्य इंद्र दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वह दोनों एक ही है। हमें जल्दी से जल्दी वहां से आपके बेटे को यहाँ लाना होगा। वह जब तक वहां रहेंगे तब तक उनकी जान को खतरा रहेगा। गुरुदेव माधव की बात सुनकर उन सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह गुरुदेव माधव की बात पर विश्वास तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास न करने का कोई भी कारण नहीं था, और ना ही उनको झूठ बोलकर गुरुदेव माधव को कुछ मिल जाएगा। सम्राट जय सिंह तुरंत दरवाजे की तरफ देखते हैं और अपनी चुटकी बजा देते हैं। अगले ही पल सब महसूस कर पा रहे थे कि दरवाजे के पास से एक बहुत ही ताकतवर शक्ति गुजरी है। थोड़ी देर तक आपस में बात करते रहते हैं। अर्नब भी उन्हें मदन के बारे में सारी जानकारी बता देता है जो उसे पता थी। भले ही कुछ भी कहो, लेकिन आज अर्नब के लिए काफी भारी दिन था। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अर्नब की मम्मी एक नौकर के द्वारा अर्नब को संदेश भिजवा देती है कि खाना बन गया है। हालांकि अर्नब का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपनी मम्मी की खुशी के लिए अर्नब ना चाहते हुए भी खाना खाता है। खाना खाने के बाद अर्नब अपने कमरे में आ गया था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। जब अर्नब अपने कमरे में अकेला था, तब वहां पर उससे बात करने के लिए उसके बड़े मामा अमर नारंग आते हैं। अमर नारंग अर्नब के कमरे में आकर उससे कुछ देर बातें करते हैं और अर्नब के लिए लाए गए हल्दी के दूध को उसे पीने को देते हैं। अर्नब भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे दूध को पी लेता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद अर्नब अपने बिस्तर पर लेट चुका था और गहरी नींद में पहुंच गया था। अमर नारंग जब पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेते हैं कि अर्नब सो गया है, तो वह गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप से ही कहते हैं, लड़के मुझे माफ करना, अगर तू सोता नहीं तो तू पूरी रात ऐसे ही टेंशन में रहता। इतना कहने के बाद अमर नारंग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अमर नारंग अर्नब के लिए जो हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, उसमें उन्होंने नींद की दवाई मिला रखी थी, ताकि अर्नब ये टेंशन बुलाकर गहरी नींद में सो सके। यही भारत से काफी दूर अमेरिका के एक आइलैंड जिसका नाम हवाई है, वहां से एक प्राइवेट जेट टेक ऑफ करता है। क्या अर्नब बचा पाएगा अपने पापा को? आखिर ऐसा क्या है अमेरिका के उस आइलैंड हवाई पर? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-113 जगदीश एज ए प्रिजनर। लड़के मुझे माफ करना, अगर तू सोता नहीं तो तू पूरी रात ऐसे ही टेंशन में रहता। इतना कहने के बाद अमर नारंग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अमर नारंग अर्नब के लिए जो हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, उसमें उन्होंने नींद की दवाई मिला रखी थी, ताकि अर्नब ये टेंशन बुलाकर गहरी नींद में सो सके। यही भारत से काफी दूर अमेरिका के एक आइलैंड जिसका नाम हवाई है, वहां से एक प्राइवेट जेट टेक ऑफ करता है और फिर वह प्राइवेट जेट अलास्का द्वीप के आसपास मौजूद छोटे द्वीपों में से एक पर लैंड करता है। वह प्राइवेट जेट सच में काफी ज्यादा लग्जरियस था। वह प्राइवेट जेट व्हाइट और डार्क ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। प्राइवेट जेट का पूरा टॉप डार्क ब्लू कलर का था, वही उसको छोड़कर पूरा प्लेन व्हाइट कलर का था। उस प्राइवेट जेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी मल्टी बिलियनियर का प्राइवेट जेट है। प्राइवेट जेट के लैंड करने के बाद उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का नीचे उतरता है। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के की उम्र यही कोई 25-26 साल होगी। उस लड़के के बाल ब्लैक ब्राउन कलर के थे, जिनको काफी सलीके से सेट कर रखा था, जिस वजह से चलते हुए उसके बोल हल्के ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसने उस लड़के की हैंडसमनेस को लेवल अप कर दिया था। उस लड़के की शार्प आईब्रो, हंटर आई और चेहरे पर सीरियस लुक उसको काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल बना रही थी। उस लड़के ने क्लासिक बॉटम शूज, ब्लैक ट्राउजर और ऊपर से ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था। उसे लड़की के ब्लेजर के बटन खुले थे और उसने शर्ट वेट नहीं डाल रखी थी, जिस वजह से उसकी चौड़ा सीना, सिक्स पैक्स और परफेक्ट फिजिक्स दिखाई दे रही थी। उसके एब्स के दोनों साइड ऑब्लिक उसकी चेस्ट को वी शॉप दे रहे थे। उस लड़के के दोनों कानों में स्क्वायर शेप ब्लैक डायमंड रिंग थी। उस लड़के के पहले दोनों एब्स के ऊपर से और पूरी चेस्ट और गर्दन पर टैटू बना हुआ था, और उसका वह टैटू उसके राइट हैंड की कलाई तक फैला हुआ था। इस लड़के ने अपने गले में प्लेटिनम चेन डाल रखी थी। इस लड़के के दोनों हाथ ब्लेजर को पीछे हुए पेट की जेब में थे। इस लड़के के लेफ्ट हैंड की कलाई में रोलेक्स कंपनी की ब्लैक चेन वॉच थी। इस लड़के के चारों तरफ एक अजीब सी आभा फैली हुई थी, जो इसे काफी ज्यादा ताकतवर बना रही थी। इस समय ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस समय अगर यहाँ पर कोई भी होता, और चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह इस लड़के के सामने घुटने टेक देता। ये लड़का अपनी गर्दन को हल्का राइट की तरफ झुकते हुए प्राइवेट जेट से नीचे उतरता है। इस समय उस पूरे एयरपोर्ट पर दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी थी, और इस समय उस पूरे एयरपोर्ट पर दुनिया भर की सिक्योरिटी थी। इस समय यहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े नामचीन राजनेताओं के साथ साथ पृथ्वी पर अपनी एक स्टेटमेंट से उथल पुथल कर देने वाले बिजनेस टाइकून्स भी थे। यहाँ पर मौजूद प्रत्येक बॉडीगार्ड एक ग्रैंड मास्टर लेवल से ऊपर का योद्धा था, लेकिन इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उन सभी की गर्दन इस 25-26 साल के लड़के के सामने झुकी हुई थी। उन सभी की आंखों में इस लड़के को देखकर खौफ नजर आ रहा था, और वैसे भी यह जायज था, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि पर्पल टावर और पर्पल मैनर को कंट्रोल करने वाला सम्राट चंद्रेश चौहान का पहला मुख्य शिष्य था। इस लड़के के नीचे उतरने के बाद इसके पीछे से एक इंसान नीचे उतरता है। अगर इस समय यहाँ पर अर्नब होता तो इस इंसान को देखकर तुरंत पहचान जाता।
क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं, अर्नव को सबसे पहले ताकतों से रूबरू कराने वाला उसका आचार्य इंद्र यानी कि लॉर्ड मानवेंद्र था। लेकिन वह भी अपनी गर्दन नीचे कुए हुए इस लड़के के पीछे चल रहे थे। जब वहां पर मौजूद लोगों की आंखों में उन दोनों को देखकर खौफ नजर आ रहा था, तभी प्राइवेट जेट से एक इंसान को नीचे उतारा जाता है। इस इंसान के चेहरे को काले कपड़े से ढका गया था। इस इंसान के दोनों हाथों को पीछे जंजीर से बांधा गया था। इस इंसान के गले में भी एक जंजीर नजर आ रही थी, जो उसके दोनों पैरों को भी बंधे हुए थी, और वही जंजीर पीछे की तरफ जाते हुए एक बड़ी लोहे की बोल के साथ बंधी हुई थी। इस इंसान को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह इंसान उनका कैदी है। इस इंसान को नीचे उतरने वाले 2 किंग लेवल के योद्धा थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उनके हाथों में एडवांस राइफल थी। उस इंसान के पैरों में बंधी हुई बोल को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बोल कम से भी कम 1000 किलो की तो होगी ही। उन दोनों लोगों के आसपास एक मौत की आभा नजर आ रही थी, जिसे देखकर सब पता चल रहा था कि वह दोनों एक परफेक्ट किलिंग मशीन है। वहां पर मौजूद सभी लोग जैसे ही उस कैदी को देखते हैं, तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एयरपोर्ट की जमीन पर पैर रखने के बाद वह लड़का अपनी गंभीर आवाज में अपने 2 कदम पीछे चलते हुए लॉर्ड मानवेंद्र से कहता है, मानवेंद्र, इस जगदीश को पर्पल मैनर का कंट्रोल चाहिए था ना। चलो पहले इसे पर्पल टावर के हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं और बताते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु पर नजर डालना कितना भयानक हो सकता है। और वैसे भी जय सिंह उस लड़ाई के दौरान बचकर निकल गया था, तो मैं उसके ब्लड मेरो को नहीं ले पाया, लेकिन उसकी ब्लड मेरो की कमी अब उसका ये बेटा जगदीश पूरी करेगा। वैसे भी इसके बड़े भाई की ब्लड मेरो निकलते वक्त उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन जाते जाते भी उसने अपनी मेरो को खत्म कर दिया, जिस वजह से मेरे पास सिंह परिवार की कोई भी ब्लड मेरो नहीं है। लेकिन अब उसकी कमी यह जगदीश पूरी करेगा, और फिर मैं बन जाऊंगा इस पूरी पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान, जो बनेगा असल में स्पिरिट लॉर्ड रैंक का योद्धा। और फिर मेरे सामने लॉर्ड लेवल के योद्धा भी चींटी के बराबर होंगे। इस लड़के की बात सुनने के बाद लॉर्ड मानवेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि सामने मौजूद लड़के के शरीर में उसकी भी ब्लड मेरो है। लॉर्ड मानवेंद्र को अच्छे से पता था कि उसके सामने मौजूद ये 25-26 साल का लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है, जो कि स्काई स्पिरिट रैंक का योद्धा है, और उनके पीछे चलने वाला काले कपड़े से मुंह ढका व्यक्ति अर्नव का पिता जगदीश है। लॉर्ड मानवेंद्र इस लड़के की बात सुन सिर्फ अपनी गर्दन नीचे करते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, जी लॉर्ड शिवेंद्र, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, और वैसे भी आप अभी भी दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा है। अगर आज के दिन पर्पल टावर के वह सभी 6 निर्माता जिंदा होते, तो भी उनकी ताकत की तुलना आपकी ताकत से नहीं होती। और अब तो हमारे पास जय सिंह का वंशज जगदीश भी है, जिसकी मदद से आपकी ताकत एकदम चरम पर पहुंच जाएगी। और जब आप इतने ताकतवर हो जाओ तो कृपया अपने इस नाचीज पर भी ध्यान देना। इस लड़के का नाम शिवेंद्र था, और यह सम्राट चंद्रेश चौहान का पहला मुख्य शिष्य था। लॉर्ड मानवेंद्र के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर भी उसे लड़के के चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर यहाँ पर कोई आम इंसान होता तो वह इतनी तारीफ सुनकर बादलों पर चढ़ जाता। लेकिन लॉर्ड मानवेंद्र की बात सुनकर अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के अपनी सीरियस टोन में लॉर्ड मानवेंद्र से कहता है, मेरी चापलूसी करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है मैं कितना ताकतवर हूँ। भले ही आज मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन मुझे आज भी अफसोस है कि ताकतवर बनने के लिए मुझे सबसे पहले धोखे का सहारा लेना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मेरा गुरुदेव के हाथों मारा जाता, लेकिन उसकी भरपाई मैं अब पूरी कर दूंगा। और रही बात तुम्हारी, जब तक तुम मेरे लिए वफादार हो, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी तरफ उंगली उठा सके। लेकिन जिस दिन तुमने मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की, उसी दिन मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। फिर भले ही तुम पृथ्वी के नीचे 9 लोकों पर राज करते हो, या फिर इस पूरे संसार पर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद लॉर्ड शिवेंद्र एक पल के लिए शांत होता है, और फिर कुछ सोचते हुए थोड़ी देर के बाद लॉर्ड मानवेंद्र से कहता है, वैसे मानवेंद्र, तुमने आचार्य इंद्र का भेष तो धारण कर लिया, लेकिन तुम उनके शिष्यों को अभी तक पर्पल टावर तक क्यों नहीं लेकर आए? और तुमने अभी जो अपना नया शिष्य बनाया है, उसका क्या? तुम मुझे बता रहे थे उसके पास किसी तरह का कोई प्राचीन शरीर है। लॉर्ड मानवेंद्र जैसे ही लॉर्ड शिवेंद्र के मुंह से ये सुनते हैं, तो उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे ठंडक फैल जाती है। लॉर्ड मानवेंद्र को अच्छे से पता था कि भले ही वह एक लॉर्ड लेवल का योद्धा है, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी लॉर्ड शिवेंद्र के सामने वह सिर्फ एक कुत्ता था। अगर लॉर्ड शिवेंद्र अपनी पर आ जाए तो सिर्फ मात्र 10 चालों में वह उसे जान से मार सकता है। उसके सामने मौजूद इस 25-26 साल के लड़के के सामने एक लॉर्ड लेवल का योद्धा कुछ नहीं था। वहां पर मौजूद सभी लोग जैसे ही लॉर्ड शिवेंद्र और लॉर्ड मानवेंद्र को आपस में बात करते हुए देखते हैं, तो सभी के माथे से पसीना बहना शुरू हो गया था। उन सभी को अच्छे से पता था कि ये दोनों इंसान कितने ज्यादा ताकतवर हैं। उन दोनों के सामने यह आजकल के ये हाईटेक हथियार सिर्फ मात्र खिलौने के अलावा कुछ नहीं है। दोनों आप समय बात करते करते एक कस्टम मेड ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम के पास पहुंच गए थे। इस ब्लैक रोल्स रॉयस के ऊपर ब्लू डायमंड की कोटिंग हो रखी थी, और धरती पर पाए जाने वाले सबसे रेयरेस्ट मिनरल्स का उपयोग किया गया था, जिस वजह से इस गाड़ी की कीमत अरबों में थी। जैसे ही वह गाड़ी चलती है,
तो उस गाड़ी के पीछे एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी चलना शुरू हो गई थी। इस समय वह पूरा रोड खाली था और उस पूरे रोड पर सिर्फ इस काफिले के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के चलने के लिए रोड खाली करवा दिया जाता है, उसी तरह पूरा रोड खाली करवा दिया गया है। लॉर्ड शिवेंद्र और लॉर्ड मानवेंद्र दोनों एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन किसी पर्सनल असिस्टेंट की तरह लॉर्ड मानवेंद्र गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठे थे और लॉर्ड शिवेंद्र किसी राजा की तरह पीछे वाली सीट पर आराम से कमर लगा कर बैठे थे। गाड़ी में बैठने के बाद लॉर्ड मानवेंद्र लॉर्ड शिवेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लॉर्ड शिवेंद्र, मुझे आचार्य इंद्र के सभी शिष्यों के रहने का ठिकाना मिल गया था, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें मेरे ऊपर किसी तरह से शक हो गया था। इसी कारण मैंने उन सभी के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया था। उन हमलों में उनके परिवार में मौजूद आम लोग मारे गए, लेकिन उन सभी शिष्यों को मैंने गंभीर रूप से घायल करके पर्पल टावर के सीक्रेट चेंबर में रख रखा है। वह सभी काफी ताकतवर हैं, जिस वजह से उनके खून की भी ताकत बढ़ चुकी है, और उन सभी की ब्लड मेरो निकालने के लिए मैंने उन्हें कैद कर लिया। जब मैंने ये किया तो मैंने सिर्फ आचार्य इंद्र के साथ साथ बाकियों के ताकतवर योद्धाओं के ऊपर हमला करवाकर उन्हें अपनी कैद में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस चक्कर में कुछ योद्धा हमारे चंगुल से बाहर निकल गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे उनके बारे में खबर मिलेगी मैं खुद उन्हें पढ़कर यहाँ पर लेकर आऊंगा। लेकिन लॉर्ड मानवेंद्र में अभी तक आचार्य इंद्र के सबसे काबिल शिष्य नारायण रघुनंदन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ। इतना कहने के बाद लॉर्ड मानवेंद्र एक पल के लिए चुप होते हैं। वह ये देखना चाहते थे कि लॉर्ड शिवेंद्र उसकी इस बात पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन लॉर्ड शिवेंद्र अभी भी बिल्कुल पहले की ही तरह शांत थे। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर लॉर्ड मानवेंद्र एक लंबी गहरी सांस लेता है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तो उन सभी योद्धाओं की बात है, और रही बात मेरे नए शिष्य की, तो वह शायद अभी तक इतना ताकतवर नहीं हुआ है। अगर उसे पर्याप्त संसाधन भी मिले होंगे तो भी वह अभी सिर्फ मास्टर लेवल का योद्धा बना होगा। लेकिन उसके पास एंशिएंट डेमन बॉडी है, और अगर एक बार उसकी डेमन बॉडी अवेक हो जाती है तो उसके पास वह डेमन टैटू आ जाएगा। हमारे लिए उसकी ब्लड मेरो से ज्यादा वह लड़का महत्वपूर्ण रहेगा। लॉर्ड मानवेंद्र की बात सुनने के बाद अब तक जिस चेहरे पर सिर्फ गंभीरता के भाव थे, उस पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी और आंखों में चमक नजर आ रही थी। लेकिन लॉर्ड मानवेंद्र की पूरी बात सुनने के बाद उन आंखों में कठोरता नजर आ रही थी। क्या अर्नव को अपने पिता की इस हालात के बारे में पता चलेगा? आखिर वह लोग कहां पर है जिनको सम्राट जयसिंह ने जगदीश की रक्षा के लिए भेजा है? क्या आचार्य इंद्र को पता चल पाएगा कि अर्नव एक मोनार्क लेवल का योद्धा बन चुका है? इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नव द किंग ऑफ माफिया। CH-114 3 टाइप डेमन बॉडीज। ये तो उन सभी योद्धाओं की बात है, और रही बात मेरे नए शिष्य की, तो वह शायद अभी तक इतना ताकतवर नहीं हुआ है। अगर उसे पर्याप्त संसाधन भी मिले होंगे तो भी वह अभी सिर्फ मास्टर लेवल का योद्धा बना होगा। लेकिन उसके पास एंशिएंट डेमन बॉडी है, और अगर एक बार उसकी डेमन बॉडी अवेक हो जाती है तो उसके पास वह डेमन टैटू आ जाएगा। हमारे लिए उसकी ब्लड मेरो से ज्यादा वह लड़का महत्वपूर्ण रहेगा। लॉर्ड मानवेंद्र की बात सुनने के बाद अब तक जिस चेहरे पर सिर्फ गंभीरता के भाव थे, उस पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी और आंखों में चमक नजर आ रही थी। लेकिन लॉर्ड मानवेंद्र की पूरी बात सुनने के बाद उन आंखों में कठोरता नजर आ रही थी। इधर लॉर्ड मानवेंद्र अपनी बात खत्म करने के बाद लॉर्ड शिवेंद्र के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन लॉर्ड मानवेंद्र को पता नहीं था कि अर्नव के पास एंशिएंट डेमन बॉडी नहीं बल्कि एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी है, और उसकी वह बॉडी अवेक हो चुकी है। और गॉड बॉडी अवेक होने के बाद उसको कोई नॉर्मल डेमन टैटू नहीं बल्कि डेमन गॉड डिवाइन टैटू मिला है। डेमन बॉडी में भी 3 तरह की बॉडी होती है। पहले होती है डेमन बॉडी, जिसके अवेक होने के बाद एक इंसान की बॉडी नॉर्मल इंसान की तुलना में 10 गुना ज्यादा सख्त और मजबूत हो जाती है, और इस दौरान उसे एक डेमन फेस टैटू मिलता है, जिसको एक्टिव करने के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वह कुछ राक्षसी और शैतानी तकनीक इस्तेमाल कर सकता है। और इस बॉडी टाइप में अपने टैटू को एक्टिव करने के बाद ये टैटू अपनी शेप नहीं बदलता। और दूसरी तरह की बॉडी होती है एंशिएंट डेमन बॉडी। इस तरह के बॉडी टाइप में एक डेमन की विरासत होती है। इस बॉडी के अवेक होने के बाद ये बॉडी अपने ओनर को डेमन पावर दे देती है। इस बॉडी टाइप में जिस डेमन की विरासत होती है तो वह उस डेमन की सभी तकनीक इस्तेमाल कर सकता है। इस बॉडी टाइप वाले को भी एक डेमन टैटू मिलता है जो कन्वर्टेबल होता है, लेकिन ये टैटू एक नॉर्मल टैटू से सिर्फ डेमन फेस में ही कन्वर्ट हो सकता है। और इस टैटू को एक्टिवेट करने के बाद इस बॉडी टाइप का ओनर डीमंस के द्वारा क्रिएट की गई तकनीक को सीख सकता है। सबसे आखिर में और सबसे लीजेंडरी बॉडी टाइप एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी मानी जाती है। कहा जाता है इस तरह की बॉडी से पूरे संसार में एक समय में सिर्फ एक इंसान के पास ही हो सकती है, और जिस व्यक्ति के पास भी इस तरह की बॉडी होती है वह अपने आप में एक लीजेंडरी फिगर माना जाता है। और इस तरह की बॉडी किसी को तभी मिलती है जब इस बॉडी का पहला वाला मालिक अपनी सभी तकनीक और अपना सारा ज्ञान इस बॉडी के साथ प्राप्त होने वाले डिवाइन टैटू में डालने के बाद अपने प्राण त्याग देता है। और इसके बाद जब किसी दूसरे व्यक्ति को ये बॉडी मिलती है
और जब वह बॉडी अवेक हो जाती है तो इस बॉडी के नए धारक को वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इस तरह की बॉडी टाइप वाला इंसान सभी तरह की डेमन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, उसे इन तकनीक को सीखने या फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। और एक समय में एक एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी होने की वजह से पहले के सभी एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी के धारकों की स्मृतियां प्राप्त हो जाती हैं। और इस तरह के बॉडी टाइप से प्राप्त हुआ डिवाइन टैटू सभी तरह की फॉर्म ले सकता है। इस बॉडी टाइप की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बॉडी टाइप को अवेक करने के बाद इस बॉडी का धारक संसार में मौजूद सभी प्रजातियों की तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस बॉडी टाइप में एक कमी भी है। अगर इस बॉडी के धारक को सभी एंशिएंट डेमन गॉड्स की स्मृतियां प्राप्त करनी है तो उसे गहरे ध्यान में जाना पड़ेगा। और उसे सभी की स्मृतियों को अपने दिमाग में धारण करने के लिए कितने समय काल का समय लगेगा पता नहीं। इसी कारण इस बॉडी टाइप का धारक कभी भी इन स्मृतियों को धारण करने की कोशिश नहीं करता। बस वह समय समय पर सभी की स्मृतियों में से अपने काम की चीज ढूंढ लेता है। ये तीनों प्रकार की डेमन बॉडीज का डिस्क्रिप्शन था। अब कहानी को आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मानवेंद्र की बात सुनकर लॉर्ड शिवेंद्र अपनी आंखों में कठोरता के साथ लॉर्ड मानवेंद्र से कहते हैं, मानवेंद्र, तुम कुछ ज्यादा ही पक्षपात नहीं कर रहे हो। मान लिया वह तुम्हारा स्टूडेंट है, लेकिन क्या तुम हम दोनों में से उसे चुनकर अपनी मौत को दावत देना चाहते हो? उसके पास एंशिएंट डेमन बॉडी है। अगर उसे मारकर मैं उसकी बॉडी को प्राप्त कर लेता हूँ तो मेरी पावर पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। और क्या तुम्हें सच में लगता है वह तुम्हारा स्टूडेंट है तो मैं हूँ उसे जिंदा छोड़ दूंगा? जिस दिन वह ग्रैंड मास्टर के लेवल की बंदिशें तोड़कर मोनार्क रैंक का योद्धा बनेगा, उसी दिन उसकी मौत सुनिश्चित है। अब तुम बताओ, क्या तुम उसके लिए मेरे खिलाफ जाना चाहोगे? लॉर्ड शिवेंद्र की बात सुनने के बाद लॉर्ड मानवेंद्र की पूरी पीठ पसीने से भीग गई थी। वह तुरंत हकलाते हुए अपने शब्दों को ठीक करते हुए लॉर्ड शिवेंद्र से कहता है, लॉर्ड शिवेंद्र, मेरा ऐसा कहने का कुछ भी मतलब नहीं था और ना ही मैं अपने शिष्य का पक्ष ले रहा था। मैं ये कहना चाहता था कि उसे मारकर हमें जितना फायदा होगा उससे कई गुना ज्यादा फायदा अगर हम उसे नहीं मारते हैं तो होगा। लॉर्ड मानवेंद्र को ऐसे शब्दों को घुमाते देखकर लॉर्ड शिवेंद्र गंभीरता के साथ अपनी गहरी आवाज में लॉर्ड मानवेंद्र से कहता है, मानवेंद्र, तुम अपने इन शब्दों को गोल गोल घूमने की जगह मुझे साफ साफ बताओगे कि तुम कहना क्या चाहते हो? लॉर्ड मानवेंद्र इस बार लॉर्ड शिवेंद्र की आवाज में हल्के गुस्से को भी महसूस कर पा रहा था। लॉर्ड मानवेंद्र समझ गया था कि इस बार उसे सब कुछ सीधे सीधे और साफ साफ कहना होगा। इसीलिए वह एक लंबी गहरी सांस लेते हुए लॉर्ड शिवेंद्र से गंभीरता के साथ कहते हैं, लॉर्ड शिवेंद्र, मुझे पता है अगर आप मेरे शिष्य को जान से मार देंगे तो भी आपके एंशिएंट डेमन बॉडी को प्राप्त करने के बहुत मुश्किल चांस है। चलो बाय चांस आप उसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी आप उस बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस बॉडी को अपने जबरदस्ती लिया है, न कि वह बॉडी आपके पास शुरू से थी। और अगर ऐसा होता है तो इस तरह की अनमोल बॉडी टाइप वेस्ट जाएगी। लेकिन अगर हम मेरे उस शिष्य को अपना वफादार बना ले तो वह हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन सकता है। बस उसके लिए हमें उसका माइंड वॉश करने की जरूरत है और उसके बाद हम उसे जो कुछ भी कहेंगे उसके लिए वह हमारा आदेश बन जाएगा। और जब एक इस तरह की बॉडी टाइप वाला इतना वफादार इंसान जब हर दम आपके साथ रहेगा तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और जब हमें किसी दिन लगे कि वह मरने वाला है तो हम उसे ऑर्डर देकर उस एंशिएंट डेमन बॉडी को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार लॉर्ड मानवेंद्र की पूरी बात सुनने के बाद लॉर्ड शिवेंद्र की आंखें चमकने लग जाती हैं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। लॉर्ड शिवेंद्र लॉर्ड मानवेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह मानवेंद्र, क्या आइडिया है। पहले मुझे लगा तुम कहीं मेरे विरुद्ध जाकर अपने शिष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम तो काफी कमीने निकले। तुमने तो अपने ही शिष्य को प्रयोगशाला का चूहा बना दिया। वैसे वह इस समय कहां पर है? क्या तुम उसे जल्द से जल्द हमारे हेड क्वार्टर लेकर आ सकते हो? जैसे ही लॉर्ड शिवेंद्र अपनी बात खत्म करते हैं तो उनकी गाड़ी एक अदृश्य तार से टकराकर आगे निकल जाती है और अगले ही पल दो बड़े बड़े धमाकों के साथ गाड़ी के दोनों तरफ बम ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहां पर एक बड़ा मशरूम नुमा धूल का बादल बन जाता है जिसने लॉर्ड शिवेंद्र की गाड़ी को अपने चपेट में ले लिया था। अचानक से इस तरह के ब्लास्ट के होने की वजह से पीछे चलने वाली सभी गाड़ियां जोरदार ब्रेक लगा देती हैं। सभी की सभी काफी ज्यादा लग्जरी और महंगी गाड़ियां थी, जिस वजह से किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जैसे ही वह धूल का बदला हटा है तो सभी को एक बहुत ही महंगी गाड़ी खराब हालत में दिखाई देती है। हालांकि उस गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, जिस वजह से घड़ी के अंदर बैठे लोगों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अगर कोई थोड़ा गंभीर रूप से घायल था तो वह गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, लेकिन उसको देखकर भी साफ पता चल रहा था कि उसकी भी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं है। अगर वह ड्राइवर भी 1 या 2 हफ्ते बेड रेस्ट लेता है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हालांकि वह गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी एक अंतिम स्तर मोनार्क रैंक का योद्धा था, जो कभी भी किंग रैंक का योद्धा बन सकता है। अचानक से इस बम ब्लास्ट की वजह से लॉर्ड शिवेंद्र के हाव भाव थोड़े गंभीर हो जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जिस कारण लॉर्ड शिवेंद्र की दोनों आईब्रो सिकुड़ जाती हैं। इधर वह ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है
उस ड्राइवर के बाहर निकलने के अगले ही पल उस ड्राइवर के माथे को बीचों बीच से किसी नुकीली चीज से भेद दिया गया था और उस योद्धा की मौके पर ही जान निकल गई थी। लॉर्ड शिवेंद्र इस दृश्य को देखकर आगे कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही उनके पीछे मौजूद गाड़ियों पर एक के बाद एक अदृश्य हमला होता है और सभी गाड़ियां पलट जाती हैं। वहां पर मौजूद कोई लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से एक के बाद एक आग के गोले उन गाड़ियों के ऊपर गिरने लग जाते हैं। 10 मिनट के अंदर ही सारी की सारी गाड़ियां आग की चपेट में आ जाती है और एम्परर लेवल से नीचे के जितने भी योद्धा थे सभी उस आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। इस तरह के खतरनाक दृश्य को देखकर लॉर्ड शिवेंद्र के भी माथे पर लकीरें नजर आने लग जाती हैं। लेकिन लॉर्ड मानवेंद्र के चेहरे पर एक अलग ही तरह का खौफ नजर आ रहा था। लॉर्ड मानवेंद्र इस दृश्य को देखकर हकलाती हुए आवाज में कहते हैं, ये तो सम्राट जयसिंह की पंचमूल महाअग्नि वर्षा तकनीक है। इधर गाड़ी में बैठा लॉर्ड शिवेंद्र जैसे ही लॉर्ड मानवेंद्र के मुंह से सम्राट जयसिंह की तकनीक के बारे में सुनता है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है और वह तुरंत अपनी आवाज में हल्के कंपन के साथ लॉर्ड मानवेंद्र से पूछता है, क्या कहा तुमने? ये सम्राट जयसिंह की कोई तकनीक है? लेकिन सम्राट जयसिंह तो मारे जा चुके हैं। लॉर्ड मानवेंद्र जब लॉर्ड शिवेंद्र को इस तरह से हड़बड़ाते हुए देखता है तो उसकी आंखों में भी खौफ नजर आने लग जाता है। उसे पता था कि लॉर्ड शिवेंद्र कितने ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में भी सम्राट जयसिंह का नाम सुनकर डर नजर आ रहा है। लॉर्ड मानवेंद्र ध्यान से उस तकनीक की अग्नि वर्षा को देखते हैं तो वह एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, नहीं, यह सम्राट जयसिंह नहीं है, यह इंसान कोई और है। लेकिन यह तकनीक वही है जिसका सम्राट जयसिंह ने निर्माण किया था। शायद इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला सम्राट जयसिंह का ही कोई शिष्य है। लॉर्ड मानवेंद्र ने अभी इतना ही कहा था कि अगले ही पल आकाश में काले बादल छा जाते हैं और बिजली की काफी तेज गर्जना होती है। यह बिजली की गर्जना इतनी तेज थी कि कुछ पलों के लिए वहां पर मौजूद ताकतवर से ताकतवर योद्धा के कान सुन हो गए थे। यहां तक कि लॉर्ड शिवेंद्र को भी कुछ पलों के लिए सुनना बंद हो गया था। लॉर्ड शिवेंद्र जब किसी के पास इतनी भयानक ताकत को देखते हैं तो वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। उनके गाड़ी से नीचे उतरने के तुरंत बाद लॉर्ड मानवेंद्र भी बाहर आ चुके थे। उनके बाहर आने के बाद आसमान से जमीन की तरफ दो भयानक बिजली नीचे गिरती हुई दिखाई देती है और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वहां पर बिजली की चमक की वजह से दो इंसानों की परछाई दिखाई देती है। बिजली की चमक से वह दो इंसान कम दोपहर ज्यादा लग रहे थे। लॉर्ड शिवेंद्र जब आकाश में किसी को इस तरह से बिना किसी सहारे के आराम से खड़े देखता है तो उसकी भी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि इस तरह का कारनामा कोई सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकता है जब वह लॉर्ड रैंक का योद्धा हो। वह दोनों इंसान लॉर्ड मानवेंद्र और लॉर्ड शिवेंद्र की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। भले ही आसमान में इस समय वह दो इंसान हंस रहे थे, लेकिन पूरे आकाश में ऐसा लग रहा था जैसे हजारों की संख्या में कोई भूत प्रेत पिशाच लगातार जोर जोर से हंस रहे हैं। लॉर्ड मानवेंद्र के इस समय पैर लड़खड़ा गए थे। लॉर्ड मानवेंद्र तुरंत अपने कदमों को पीछे लेते हैं और अपनी हकलाती आवाज में कहते हैं, ये दोनों इंसान मानो या ना मानो सम्राट जयसिंह से संबंधित है। ये तकनीक उनके गुप्त योद्धाओं की 10,000 प्रेतों की हंसी है। सम्राट जयसिंह के सभी गुप्त योद्धा भारत की प्राचीन कलाओं के धुरंधर और अनेकों सिद्धियों को हासिल किए हुए योद्धा है। इन सभी के पास कुछ इस तरह की सिद्धियां हैं जिनका मुकाबला शायद ही संसार में कोई कर सकता है। कहीं ये दोनों सम्राट जयसिंह के वही गुप्त अघोरी योद्धाओं में से तो नहीं है? अगर ये दोनों सच में वही है तो मतलब इस समय हमारे सामने काल खड़ा है। लॉर्ड शिवेंद्र लॉर्ड मानवेंद्र की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से उसके चारों तरफ से एक बहुत ही खतरनाक आभा निकलना शुरू हो गई थी। लॉर्ड शिवेंद्र की आभा वहां पर मौजूद सभी को अपनी चपेट में लेते हुए अराजकता की भावना फैला रही थी। लॉर्ड शिवेंद्र गुस्से में लॉर्ड मानवेंद्र की तरफ देखते हुए पूछते हैं, मानवेंद्र ये दोनों कौन है और तुम किन गुप्त अघोरी योद्धाओं की बात कर रहे हो? अगर तुमने मुझे सब सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। और इन दोनों को इस समय मेरे यहाँ होने के बारे में पता कैसे चला? आखिर आसमान में मौजूद ये दोनों योद्धा कौन है? क्या ये सच में सम्राट जयसिंह के गुप्त अघोरी योद्धा है? क्या होगा जब अर्नब को पता चलेगा लॉर्ड मानवेंद्र की साजिश के बारे में? इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए बने रहे। CH-115 समवन इन बैटलफील्ड। मानवेंद्र ये दोनों कौन है और तुम किन गुप्त अघोरी योद्धाओं की बात कर रहे हो? अगर तुमने मुझे सब सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। और इन दोनों को इस समय मेरे यहाँ होने के बारे में पता कैसे चला? इस समय लॉर्ड शिवेंद्र काफी ज्यादा गुस्से में थे। लॉर्ड मानवेंद्र उनके गुस्से की वजह समझ पा रहा था, इसीलिए वह अपनी खौफ भरी आवाज में लॉर्ड शिवेंद्र को बताता है, गुप्त अघोरी योद्धा सम्राट जयसिंह के वही योद्धा है जिनकी ताकत की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सभी कोई मामूली योद्धा नहीं है। इन सभी को सतयुग के समय की प्राचीन विद्याओं का ज्ञान है और इनके पास ऐसी बहुत सी सिद्धियां हैं जिनके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। और हिमालय में इस तरह के लोग लाखों की तादाद में हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों अघोरी लॉर्ड रैंक के योद्धा है और उनके पास अजीबोगरीब और बहुत ही खतरनाक सिद्धियां हैं, जिस वजह से शायद यह आपके जितने ताकतवर है। लॉर्ड मानवेंद्र की बात सुनने के बाद अब कहीं जाकर लॉर्ड शिवेंद्र की आंखों में हैरानी नजर आ रही थी। आज तक वह अपने आप को पृथ्वी का सबसे ताकतवर व्यक्ति मानता था,
लेकिन आज उसके सामने उसके ही जितने ताकतवर दो और व्यक्ति खड़े थे, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सम्राट जय सिंह के पास इस तरह के और कितने योद्धा हैं। और अगर उसके ये सभी योद्धा इतने ताकतवर है, तो खुद सम्राट जय सिंह कितना ताकतवर होगा। इस समय उसके दिमाग में बस यही सब बातें चल रही थी। उन दोनों आसमान में उड़ते योद्धाओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉर्ड शिवेंद्र और लॉर्ड मानवेंद्र की सभी बातों को अच्छे से सुन पा रहे हैं। उन आसमान में उड़ते दोनों योद्धाओं में से एक योद्धा हंसना बंद करता है और लॉर्ड शिवेंद्र की तरफ गंभीरता से देखने लग जाता है। लॉर्ड शिवेंद्र जब उस योद्धा की नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है, तो वह भी किसी अडिग चट्टान की तरह उस योद्धा की तरफ देखने लग गया था। वह आसमान में उड़ता योद्धा अपने किसी गुप्त विद्या का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड शिवेंद्र के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। लॉर्ड शिवेंद्र जब अपने ऊपर पड़ते हुए उस दबाव को महसूस करता है, तो उसकी आंखें गुस्से के मारे छोटी हो गई थी। उनमें गुस्सा साफ साफ देखा जा रहा था। गुस्से की वजह से लॉर्ड शिवेंद्र की आंखें धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गई थी। वहां का माहौल धीरे धीरे गहरे सन्नाटे में जाना शुरू हो गया था, और कुछ ही पलों में वहां पर गहरी शांति छा जाती है। उस शांति को महसूस कर साफ पता चल रहा था कि कुछ ही देर में ये शांति भंग होकर एक भयंकर प्रलय में बदलने वाली है। अचानक से उस शांति भरे माहौल में किसी योद्धा के गुस्से के मारे जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देने लग गई थी। गुस्से के मारे जोर जोर से सांस लेने वाले योद्धा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शिकार के लिए बुरी तरह से गुस्से में आ चुका हो, और अगले ही पल अपने सामने मौजूद किसी को भी चीर फाड़ के रख देगा। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड शिवेंद्र था। गुस्से के मारे लॉर्ड शिवेंद्र का उसके ऊपर से कंट्रोल छूट गया था, जिस वजह से उसके चारों तरफ की आभा एक भयानक रूप ले लेती है। उसके भयानक आभा सब कुछ तहस नहस करने के लिए चारों तरफ बुरी तरह से फैलना शुरू हो गई थी। गुस्से के मारे लॉर्ड शिवेंद्र जमीन पर अपना एक पैर मारता है, जिस वजह से उसके पैर के नीचे हल्का मिनी धमाका होता है और वहां की जमीन में दरारें दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन अगले ही पल लॉर्ड शिवेंद्र का शरीर वहां से गायब हो चुका था। अगले ही पल आसमान में एक धमाका होता है और चारों तरफ शॉक वेव महसूस की जा सकती थी। जहां पर आसमान में धमाका हुआ था, वहां पर एक इंसान हवा में खड़ा दिखाई दे रहा था। उस योद्धा का पहना गया ब्लेजर उस योद्धा के शरीर से निकलने वाली आभा की वजह से हवा में तेज फड़फड़ा रहा था, जिस वजह से उस शांति भरे माहौल में बस उस ब्लेजर के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। लॉर्ड शिवेंद्र काफी गुस्सा हो चुके थे, और वह उन दोनों योद्धाओं की तरफ देखते हुए अपने गुस्से से भारी भयानक आवाज में कहता है, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस जा नहीं पाओगे। लॉर्ड शिवेंद्र की आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज वहां पर चारों तरफ गूंज गई थी। अगले ही पल लॉर्ड शिवेंद्र के शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियां बाहर निकलने लग जाती है, जिन्हें महसूस कर सामने खड़े दोनों योद्धाओं के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने के बाद लॉर्ड शिवेंद्र अपने सामने हवा में अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, और अगले ही पल वह वहां से गायब हो जाते हैं। और जब वह नजर आते हैं, तो वह उन दोनों योद्धाओं के ठीक सामने नजर आ रहे था। उन दोनों के बीच में आधे मीटर का भी डिस्टेंस नहीं बचा था। वह दोनों योद्धा जब लॉर्ड शिवेंद्र की गुस्से से लाल आंखों को देखते हैं, तो उन्हें अपने शरीर पर एक भयानक दबाव महसूस होने लग जाता है। वह दोनों योद्धा समझ गए थे कि भले ही वह लॉर्ड रैंक के योद्धा है, लेकिन वह अभी भी लॉर्ड शिवेंद्र से बहुत ही कमजोर है। लेकिन वह दोनों योद्धा पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि यह उनके सम्राट का आदेश था। लॉर्ड शिवेंद्र दोनों योद्धाओं के कंधों पर अपने मुक्कों से हमला कर देता है। वह दोनों योद्धा भी अपनी लॉर्ड रैंक की शक्तियों को बाहर निकालने लग गए थे, लेकिन वह ये भूल गए थे कि उनके सामने कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं बल्कि लॉर्ड शिवेंद्र खड़ा है, जिसने पर्पल टावर की ताकतवर योद्धाओं तक को मारकर अपनी शक्ति स्थापित की थी। और वैसे भी एक लॉर्ड रैंक के योद्धा से 10 एम्परर रैंक के योद्धा मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। और यहाँ तो बात लॉर्ड शिवेंद्र की हो रही थी, जो स्काई स्पिरिट रैंक के फाइनल स्टेज पर थे, जो स्पिरिट लॉर्ड बनने से सिर्फ एक कदम दूर थे, जिस वजह से लॉर्ड शिवेंद्र के दोनों मुके उन दोनों योद्धाओं के कंधे पर जाकर लगता है, और अगले ही पल वह दोनों योद्धा किसी टूटते तारे की तरह जमीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके नीचे गिरने की रफ्तार काफी तेज थी, और पलक झपकते के साथ वह दोनों योद्धा सीधे आसमान से जमीन पर गिरते हैं। अगर यहाँ पर उन दोनों की जगह एक मोनाक लेवल का पावरफुल योद्धा भी होता, तो भी वह इस तरह से जमीन पर गिरने से जान से जाता। लेकिन ये दोनों योद्धा अभी भी जीवित थे, लेकिन उन दोनों के शरीर पर गंभीर घाव साफ दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से अब उन दोनों की आंखों में हल्की परेशानी नजर आ रही थी। हालांकि अभी भी उनकी आंखों में सामने वाले के प्रति बिल्कुल भी डर नहीं था। इधर आसमान में मौजूद लॉर्ड शिवेंद्र जब उन दोनों योद्धाओं को जीवित देखता है, तो वह उन्हें मारने के लिए तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन लॉर्ड शिवेंद्र जैसे ही उनकी तरफ जाने के लिए आसमान से नीचे उतरकर उनकी तरफ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है, तो अगले ही पल लॉर्ड शिवेंद्र को अपने शरीर पर एक बहुत ही अलग तरह का लेकिन भयानक प्रेशर महसूस होता है। वह प्रेशर इतना भयानक था कि लॉर्ड शिवेंद्र के पैर 12 इंच जमीन में धंस गए थे, और उनके मुंह के कोने से खून निकलने लग गया था। अगले ही पल लॉर्ड शिवेंद्र का शरीर जमीन की तरफ हल्का झुकता है, और एक धड़ाम की आवाज के साथ वह घुटनों के बाल जमीन पर गिर जाते हैं। उनके दोनों हाथ सामने की तरफ जमीन पर थे, और वह बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को बैलेंस कर रहा था।
लॉर्ड शिवेंद्र के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से लॉर्ड शिवेंद्र का पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। लॉर्ड शिवेंद्र ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह की भयानक ताकत को महसूस नहीं किया था। अगले ही पल आसमान में एक बहुत ही भयानक गर्जना होती है और सभी को एक बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। एक मामूली स्काई स्पिरिट रैंक का योद्धा अपने आप को कुछ ज्यादा ताकतवर समझ रहा है। बच्चे, अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। वैसे तूने मुझे अपना दुश्मन बनाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तू नॉर्मल कल्टीवेशन करके अपनी ताकत बढ़ा सकता था, लेकिन तूने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शैतानी तकनीक का इस्तेमाल किया। तूने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो निषेध है। तूने ना जाने अपने जीवन में कितने मासूम लोगों को जान से मारा है, लेकिन सबसे जरूरी, तूने मेरे नाना को जान से मारा। उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। जैसे ही आसमान में ये शब्द सुनते हैं तो सभी लोगों का ध्यान आसमान की तरफ हो जाता है। इस समय सभी लोग अपनी गर्दन उठकर आसमान की तरफ देख रहे थे, और जब सभी लोग आसमान में देख रहे थे तभी आसमान में एक और भयानक गर्जना होती है और सभी को एक व्यक्ति आसमान में खड़ा दिखाई देता है। जब सभी उस व्यक्ति को देख रहे थे तो वह व्यक्ति छत से जैसे जमीन पर सीढ़ियों से उतरते हैं, बिल्कुल उसी तरह हवा पर चलते हुए नीचे उतर रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग उस व्यक्ति को इतनी आसानी से चलते देखकर हैरान थे। ये व्यक्ति हवा में ऐसे चल रहा था जैसे गार्डन में घूम रहा हो, लेकिन अचानक से चलते चलते उस व्यक्ति को एक झटका लगता है और अगले ही पल उस व्यक्ति के पीछे सुनहरे रंग के पंखों की जोड़ी की एक परछाई नजर आती है, जो सिर्फ एक दो पलों के लिए ही रही थी। हालांकि इस प्रक्रिया को लॉर्ड शिवेंद्र ने देखा था, और जब लॉर्ड शिवेंद्र इस दृश्य को देखते हैं तो उसकी आंखों में एक खौफ नजर आ रहा था, क्योंकि कोई भी योद्धा अपने पीछे इस तरह के पंखों की परछाई सिर्फ तभी बना सकता है जब वह कम से भी कम कोर रेल्म का योद्धा हो। इधर वह योद्धा अपने शरीर में झटका महसूस कर मन ही मन अपने आप से कहता है, गुरुदेव, आखिर मुझे ये किस तरह का झटका महसूस हुआ है। उसका इतना कहने के अगले ही पल उसके दिमाग में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, अर्नब, सच में तुम काफी किस्मत वाले हो। तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हारे शरीर में उस चीज को एक्टिवेट कर दिया है जिसको एक्टिवेट करने के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था, और जिस वजह से मैंने तुम्हें चुना था वह आज एक्टिवेट हो गई है, और शायद इस समय तुम्हारे शरीर पर मेरा कंट्रोल है, इस वजह से इसका लाभ मुझे भी मिल रहा है। जी हाँ, यह इंसान कोई और नहीं बल्कि अर्नब था। इधर अर्नब अपने गुरुदेव माधव की बात सुनकर हैरान हो गया था और मन ही मन अपने गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव, ऐसे बातों को गोल गोल घुमाना बंद करोगे? क्या आप मुझे साफ साफ नहीं बता सकते आखिर मेरे शरीर में क्या हुआ है? अर्नब की बात खत्म होने के तुरंत बाद अर्नब को अपने मन में हंसते हुए उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है, लड़के, तुम भी कमाल करते हो। तुम्हारे शरीर में गोल्डन हॉट है जो एक्टिवेट हो चुका है, और यह गोल्डन हॉट कई लाख करोड़ों योद्धाओं में से किसी एक योद्धा के पास होता है। गोल्डन हॉट में अपनी खुद की एक अलग तरह की ताकत होती है, और एक बार जब गोल्डन हॉट एक्टिवेट हो जाता है तो इसे बंद नहीं किया जा सकता। और वैसे भी एक बार गोल्डन हॉट के एक्टिवेट हो जाने के बाद कोई पागल ही होगा जो इसे बंद करने के बारे में सोचेगा। हालांकि अभी के लिए हम युद्ध के मैदान में हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम ये जान लो, एक बार इसके एक्टिवेट हो जाने के बाद तुम अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी बढ़ा पाओगे। अर्नब, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अपने पिता को बचाओ और इन दोनों योद्धाओं को लेकर तुरंत यहाँ से निकलो। अर्नब पहले तो अपने गुरुदेव की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन आखिर में जाकर जब वह अपने गुरुदेव की हड़बड़ाहट भरी आवाज सुनता है तो वह भी थोड़ा गंभीर हो गया था। उसे भी समझ में आ गया था यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। अर्नब समझ गया था कि उसे सब कुछ जल्द ही करना होगा, इसीलिए अर्नब तुरंत अपनी पहले लेवल की मध्य अवस्था की आत्मिक शक्ति से आसपास देखने लग जाता है। कुछ ही देर में अर्नब अपने पिता की मौजूदगी को महसूस कर लेता है, और जैसे ही अर्नब अपने पिता की मौजूदगी को महसूस करता है तो अर्नब अपनी पूरी रफ्तार से उस तरफ बढ़ जाता है। अर्नब इतनी तेजी से वहां पर गया था कि अर्नब की परछाई अभी भी वहां पर खड़ी दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। अर्नब की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक किरण काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ देर में अर्नब एक गाड़ी के पास पहुंच गया था, जो वहां पर हुए इस भयानक मंजर के बावजूद भी सुरक्षित थी। हालांकि इस गाड़ी की भी हालत खराब थी, लेकिन यह बाकी गाड़ियों की तरह टूटी फूटी नहीं थी। अर्नब जैसे ही गाड़ी के पास जाने वाला होता है तो उसे गाड़ी के चारों तरफ घूमता एक काले रंग का कोहरा दिखता है, जिसे देखकर अर्नब की आंखें छोटी हो जाती हैं। अर्नब तुरंत उस कोहरे को ध्यान से देखने लगता है, और जब वह उस कोहरे की पहचान कर लेता है तो उसके चेहरे पर एक हैरानी नजर आ रही थी, क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ घूमता ये काले रंग का कोहरा एक आत्मा कवच था। आत्मा कवच का मतलब होता है एक ऐसा कवच जिसकी सुरक्षा एक बहुत ही ताकतवर आत्मा करती है, और इस तरह के आत्मा कवच को इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आत्मा कवच की सिद्धि प्राप्त हो। आत्मा कवच में जब वह आत्मा किसी भी चीज की रक्षा करती है तो वह अपने आसपास की सभी डार्क फोर्सेस को अपने कंट्रोल में कर लेती है, यहां तक कि आसपास मौजूद किसी भी तरह की डार्क एनर्जी तो को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर वह डार्क फोर्स या फिर डार्क एनर्जी कितनी ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, वह आत्मा कवच की आत्मा अपने आसपास की सारी ब्लैक पावर को निगलने की हिम्मत रखती है,
और अगर कोई योद्धा आकर इस आत्मा कवच को तोड़ने की कोशिश करता है तो यह आत्मा चारों तरफ काले रंग का घना कोहरा फैलाकर सब कुछ काले कोहरे में घेर लेती है। और एक बार अगर कोई भी योद्धा इस काले कोहरे में प्रवेश कर जाता है तो उसका जिंदा इस काले कोहरे से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। क्या गुरुदेव माधव और अर्नब इस काले कोहरे से बच पाएंगे? आखिर किसने अर्नब के पी ताकि गाड़ी के ऊपर यह आत्मा कवच लगाया? क्या सच में अर्नब का गोल्डन हॉर्ट एक्टिवेट हो गया है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-116 अराकल आकाशवाणी। अगर कोई योद्धा आकर इस आत्मा कवच को तोड़ने की कोशिश करता है तो यह आत्मा चारों तरफ काले रंग का घना कोहरा फैलाकर सब कुछ काले कोहरे में घेर लेती है। और एक बार अगर कोई भी योद्धा इस काले कोहरे में प्रवेश कर जाता है तो उसका जिंदा इस काले कोहरे से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। गुरुदेव माधव जब इस आत्मा कवच को देखते हैं तो वह हैरानी के साथ कहते हैं, यह तो एक आत्मा कवच विद्या है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गुरुदेव के इन गुप्त अघोरी योद्धाओं के पास इस तरह की सिद्धियां भी हैं। अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई और होता तो वह पक्का इस काले कोहरे में प्रवेश करने के बाद मर जाता। लेकिन इस आत्मा कवच की आत्मा की इतनी मजाल कि वह मुझे रोके, इस कालदंत को रोके जिसने अंधेरे का सबसे ताकतवर दैत्य बनकर अंधेरे पर राज किया। लगता है इस आत्मा को सम्राट कालदंत के दर्शन करवाने पड़ेंगे। ये सब कहते हुए अपने आप अर्नब की आवाज काफी ज्यादा भारी और अकॉस्टिक हो गई थी, जिस वजह से यह आवाज गूंजकर इसकी बेरहमी बता रही थी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे नरक का कोई खतरनाक शैतान बाहर निकलकर आ गया है। वहीं गुरुदेव माधव इतना कहने के बाद अपने एक हाथ को आगे की तरफ करते हैं, जिस वजह से भारी मात्रा में उनके हाथ से काले रंग का कोहरा निकलने लग जाता है। वह काले रंग का कोहरा इतना घना था कि उस आत्मा का काला कोहरा भी उस कोहरे में समा जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो अर्नब का चेहरा ब्लिंक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कभी अर्नब का चेहरा दिखाई दे रहा था तो कभी एक बहुत ही भयानक दैत्य का चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन जब दैत्य का चेहरा नजर आता था तो उसके मुंह के कोनों से लाल रंग की एक गैस बाहर निकल रही थी, जिस वजह से वहां पर खून की एक बहुत ही भयानक गंध फैल जाती है। और गुरुदेव माधव के हाथ से निकले काले कोहरे की वजह से वहां का माहौल अराजकता का बन जाता है। गुरुदेव माधव के हाथ से निकले काले रंग का कोहरा आसपास के एरिया में चारों तरफ फैल जाता है, जिस वजह से उसके अंदर देखना लगभग नामुमकिन हो गया था। और अगले ही पल उस काले रंग के कोहरे से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। वह आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस काले कोहरे से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद सम्राट जयसिंह के वह दोनों अघोरी योद्धा और लॉर्ड शिवेंद्र व मानवेंद्र मौजूद थे। उस काले रंग के कोहरे के अंदर से आती भयानक आवाजों को सुनकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। हालांकि उन चारों ने गुरुदेव माधव की बात भी सुनी थी, और जब वह दोनों अघोरी गुरुदेव माधव की बात सुनते हैं तो दोनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। वह दोनों इस बारे में कुछ सोचते उससे पहले ही उन दोनों अघोरियों में से एक अघोरी के मुंह से तेज खून का फवारा निकलता है, और अगले ही पल वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उस अघोरी योद्धा के जमीन पर गिरने से एक पल के लिए वहां पर भूकंप से आ गया था, और उस अघोरी योद्धा के 1 फुट की दूरी पर जमीन में दरारें भी आ गई थी। लॉर्ड शिवेंद्र के शरीर पर पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो चुका था, इसलिए वह खड़ा हो गया था। अपने साथी को ऐसे जमीन पर गिरता देखकर वह दूसरा अघोरी तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें यह क्या हुआ? उस दूसरे अघोरी की आंखों में इस समय खौफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद वह जमीन पर हाथ रखकर खड़ा होता है और अपने साथी की तरफ देखते हुए कहता है, उस रहस्यमयी इंसान ने मेरी आत्मा कवच विद्या को तोड़ दिया। इससे पता चल रहा है कि उस रहस्यमय योद्धा के पास भी दिव्य शक्तियां व अनेकों प्रकार की सिद्धियां मौजूद है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर पृथ्वी पर इस तरह का ताकतवर योद्धा कहां से आया, और यह रहस्यमयी योद्धा कौन है? अपने साथी की बात सुनने के बाद वह दूसरा अघोरी उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ आखिर यह योद्धा कौन है। इतना कहने के बाद वह दूसरा अघोरी तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपनी एक रहस्यमयी विद्या से अर्नब की पहचान करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके काले कोहरे के अंदर अर्नब को देखने की कोशिश करता है तो अगले ही पल उसकी आंखें अचानक से झटके के साथ खुल जाती है, और इस झटके की वजह से वह 2-3 कदम पीछे तक चला जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह हुई थी कि उस अघोरी की दोनों आंखों के कोने से खून बह रहा था। जब उसका साथी अपने साथी की आंखों से खून बहते हुए देखता है तो वह हैरानी के साथ उसे कहता है, क्या हुआ, और तुम्हारी आंखों से खून कैसे बह रहा है? अपने साथी की बात सुनने के बाद वह अघोरिया अपने साथी की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में इस समय एक अलग ही लेवल का डर नजर आ रहा था। वह अघोरी योद्धा अपनी कांपती आवाज में दूसरे अघोरी को बताते हुए कहता है, सामने मौजूद काले कोहरे में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक महान महाशक्ति सम्राट कालदैत्य है। वह महान महाशक्ति सम्राट कालदैत्य जिनका वर्णन पौराणिक महापुराणों में किया गया है। अपने साथी की बात सुनने के बाद दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर भी एक खौफ नजर आ रहा था। वह भी अपनी कांपती आवाज में कहता है, क्या कहा, मतलब सामने मौजूद वह रहस्यमयी योद्धा पौराणिक महापुराणों का सम्राट कालदैत्य है? लेकिन सम्राट कालदैत्य तो 9 महान महाशक्तियों में से एक है। वह यहाँ क्या कर रहे हैं?
अपने साथी की बात सुनने के बाद वह अघोरी योद्धा अपने साथी की तरफ देखता है और अचानक से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे वह अघोरी योद्धा अपने आपे में नहीं है, जिस वजह से अगले ही पल वहां पर काले घने बादल छा जाते हैं और उनके अंदर से बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लग जाती है। इन बिजलियों की गड़गड़ाहट को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ये यहाँ पर कहर बरपा कर मानेगी। अगले ही पल वह अघोरी योद्धा अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के अपने साथी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, काले कोहरे के अंदर मौजूद व्यक्ति पौराणिक महान महासम्राट कालदैत्य है। ये वही है जिनको अंधेरे का भगवान कहा जाता है। हालांकि यह अभी काफी कमजोर है, क्योंकि यह उनका पुनर्जन्म है और इनके अस्तित्व की वजह से ब्रह्मांड के 8 और पौराणिक महान महासम्राट भी जन्म ले चुके हैं। सम्राट कालदैत्य को अंधेरे का शासक बताया गया है, जिस वजह से इनको रोकने के लिए बाकी के 8 पौराणिक महान महासम्राटों ने जन्म लिया है। और इस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी ताकत का सामना कर सके। अपने साथी की बात सुनने के बाद दूसरा अघोरी आंखें फाड़कर अपने साथी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके अघोरी साथी को इन सब की जानकारी कैसे प्राप्त हुई, लेकिन उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट होती है और अगले ही पल सभी को एक कान फाड़ देने वाली भयानक आकाशवाणी सुनाई देती है। हे सम्राट कालदैत्य की सेना शक्ति, अपना उल्लेख देना बंद करो। मुझे पता है हमारे सम्राट का आगमन हो गया है, तो तुम सब बाहर आना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि हमारे सम्राट इस समय काफी कमजोर है। लेकिन तुमने इस मामूली से अघोरी के ऊपर अपना वशीकरण करके अच्छा नहीं किया। इस वजह से इस अघोरी को वह सब जानकारी मिल गई है जो शायद किसी के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। इसीलिए कृपया करके तुम अभी के लिए अपने स्थान पर वापस लौट जाओ और इन सभी जानकारी को गुप्त रखने के लिए मुझे अपना कार्य करने दो। उस आकाशवाणी की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज की वजह से वह पूरी धरती कांप रही थी और उस आवाज में मौजूद शक्तियों की वजह से लॉर्ड मानवेंद्र और लॉर्ड शिवेंद्र तक की शक्तियां उनके शरीर को फाड़कर बाहर निकलने को हो गई थी। उन सभी को इस बारे में या फिर इस आकाशवाणी के बारे में कुछ समझ आता उससे पहले ही आसमान से एक नीले रंग की भयानक बिजली जमीन की तरफ तेजी से बढ़ती है। वह नीले रंग की भयानक बिजली लगभग 1 मीटर चौड़ी थी और उस बिजली में इतनी शक्तियां मौजूद थी कि वह एक ही झटके में ताकतवर से ताकतवर योद्धा को खत्म कर सकती थी। और पलक झपकते के साथ वह नीले रंग की बिजली उस दूसरे अघोरी योद्धा के शरीर पर पड़ती है। वह अघोरी योद्धा अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं था और वह उस बिजली की शक्तियों को सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से अगले ही पल वह अघोरी योद्धा चित्रों में फट जाता है, जिस वजह से उस अघोरी योद्धा के अंदरूनी अंग इधर उधर फैल जाते हैं और वह दूसरा अघोरी योद्धा जो उस अघोरी योद्धा के बगल में खड़ा था, वह उस बिजली के झटके की वजह से लगभग 1000 मीटर दूर जाकर गिरता है और उसके जमीन पर गिरने की वजह से आसपास के 10 किलोमीटर की जमीन में दोबारा से भूकंप आ जाता है और वहां पर लगभग 1-2 मीटर गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसमें वह दूसरा अघोरी योद्धा पड़ा हुआ था। और उस दूसरे अघोरी योद्धा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वह मौत को प्यारा हो जाएगा। उसके कपड़े चिथड़ों में फट गए थे और उसके शरीर पर गहरे घाव नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात उस अघोरी योद्धा को ये लगी थी कि उसके गले में मौजूद रुद्राक्ष की माला में से एक रुद्राक्ष राख में बदल गया था, जिसे देखकर उसकी आंखों में अब एक भयानक खौफ नजर आ रहा था। वह अघोरी योद्धा ये देखकर मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी ताकत इस पवित्र रुद्राक्ष को कैसे राख में बदल सकती है। लेकिन आज कैलाश के इस पवित्र रुद्राक्ष ने मेरी जान को बचाया है। इस पवित्र रुद्राक्ष ने इस ताकत की 90% शक्तियों को अपने ऊपर सहन किया है। मतलब मेरी यह हालत उस ताकत की सिर्फ 10% शक्ति की वजह से हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता अगर इस ताकत के 100% झटका मेरे शरीर पर पड़ता तो मेरे शरीर का नामोनिशान भी नहीं बचता और शायद मैं भी इस पवित्र रुद्राक्ष की तरह राख में बदल जाता। अपनी यह बात कहते हुए उस अघोरी योद्धा की आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे उसके सामने उसकी मौत खड़ी हो, और जैसे इस दूसरे अघोरी योद्धा की यह हालत थी उसी तरह लॉर्ड मानवेंद्र और लॉर्ड शिवेंद्र की भी बिल्कुल यही हालत थी। लॉर्ड मानवेंद्र का तो आधा शरीर जल चुका था, जिस वजह से उनके आधे शरीर के अंदर से बुरी तरह से खून निकल रहा था और दर्द की वजह से वह वही बेहोश हो गए थे। वही लॉर्ड शिवेंद्र के मुंह से बुरी तरह से खून निकल रहा था और उनके शरीर पर भी गहरे घाव नजर आ रहे थे जिनसे काफी मात्रा में खून निकल रहा था। हालांकि इस समय लॉर्ड शिवेंद्र की आंखों में भी खौफ नजर आ रहा था, लेकिन लॉर्ड शिवेंद्र पूरी हिम्मत करते हुए अपने दाएं हाथ को उठाकर अपने सीने पर रखकर वह महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वह अपने आप को लगभग अमर मानता था। और वह चीज थी उसके द्वारा उसके गले में पहनी गई वह प्लेटिनम की चैन। भले ही उस चैन को सभी लोग प्लेटिनम की चैन कहते थे, लेकिन लॉर्ड शिवेंद्र को मालूम था कि वह चैन कोई प्लेटिनम की चैन नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग की गई थी। वह चैन लॉर्ड शिवेंद्र को उसके गुरुदेव चंद्रेश चौहान से मिली थी। उसके गुरुदेव चंद्रेश चौहान ने उसे बताया था कि यह चैन पृथ्वी के बाहर के किसी अजीब धातु से बनी हुई है और यह चैन इसके पहनने वाले धारक के ऊपर होने वाले सभी हमले को अपने अंदर समाहित कर लेती है और ताकतवर से ताकतवर हमले से इस योद्धा को बचाकर रखती है। लेकिन आज वही चैन उसको इस खतरनाक हमले से बचाने के लिए राख में बदल गई थी।
और उसके बावजूद भी वह इतना ज्यादा घायल हो गया था। वही उस अघोरी योद्धा को जान से मारने के बाद दोबारा से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वह आकाशवाणी सुनाई देती है। आशा करता हूँ सम्राट आप दोबारा से उतने ही ताकतवर हो जाओ जितने आप पहले थे, और दोबारा से अपने इस अधीनस्थ की वफादारी स्वीकार करो। हालांकि मैं आपके कारनामों को देखना चाहता था, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहने के अगले ही पल एक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ पूरा आसमान साफ हो जाता है। वही उस काले कोहरे के अंदर से कुछ टूटने की आवाज जोर जोर से आनी शुरू हो जाती है, और कुछ देर में वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है, और थोड़ी ही देर में वहां से वह काला कोहरा भी हट जाता है। उस काले कोहरे के वहां से हट जाने के बाद वहां पर एक जवान लड़का एक इंसान के शरीर को अपनी गोदी में उठाए दिखाई देता है। उस लड़के की आंखें इस समय किसी भयानक शैतान की तरह हल्के लाल रंग में चमक रही थी। वह योद्धा अपना एक कदम बढ़ाता है और अगले ही पल उस दूसरे अघोरी योद्धा के पास पहुंच जाता है, जो इस समय तक बिल्कुल बेहोश हो चुका था। गुरुदेव माधव उस अघोरी योद्धा के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, और फिर अपना एक कदम हवा में ऊपर आगे बढ़ते हैं। और फिर अगले ही पल गुरुदेव माधव आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, जो अगले ही पल बादलों में कहीं गायब हो जाते हैं। और जब वह दिखाई देता है तो अलास्का के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर दिखाई देता है, जहां पर तकरीबन 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद वहां पर एक ब्लैक और रेड रंग का एक सुपरसोनिक स्पीड जेट लैंड करता है। इस प्राइवेट जेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लोगो नहीं लगा हुआ था। बस इसके लैंड करने के तुरंत बाद इसके साइड में एक गोल्डन रंग की लाइट ब्लिंक करती है, जिस पर नारंग लिखा हुआ था। आखिर वह आकाशवाणी किसकी थी? और की पौराणिक महान महासम्राट कालदैत्य की बात हो रही थी। क्या उस आकाशवाणी वाले व्यक्ति का संबंध अर्नब या फिर गुरुदेव माधव में से किसी एक से तो नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहे अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-117 लाइफ चेंजिंग डिसीजन। गुरुदेव माधव उस अघोरी योद्धा के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, और फिर अपना एक कदम हवा में ऊपर आगे बढ़ते हैं। और फिर अगले ही पल गुरुदेव माधव आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, जो अगले ही पल बादलों में कहीं गायब हो जाते हैं। और जब वह दिखाई देता है तो अलास्का के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर दिखाई देता है, जहां पर तकरीबन 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद वहां पर एक ब्लैक और रेड रंग का एक सुपरसोनिक स्पीड जेट लैंड करता है। इस प्राइवेट जेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लोगो नहीं लगा हुआ था। बस इसके लैंड करने के तुरंत बाद इसके साइड में एक गोल्डन रंग की लाइट ब्लिंक करती है, जिस पर नारंग लिखा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह सुपरसोनिक प्राइवेट जेट नारंग परिवार का था। इस प्राइवेट जेट को चलाने के लिए एक हाईली ट्रेन्ड पायलट की जरूरत थी, और नारंग परिवार इस तरह के प्राइवेट जेट को चलाने के लिए इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए ऑफिसर्स को रखते थे। उस प्राइवेट जेट के लैंड होने के बाद उसके अंदर से एक 50 वर्ष का इंसान नीचे उतरता है, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कभी ना कभी आर्मी में सर्वे किया है। अर्नब जब उस व्यक्ति को देखता है तो वह एक गहरी सांस लेता है और फिर उस 50 साल के व्यक्ति को सैल्यूट करता है। वह 50 साल का व्यक्ति जब अर्नब को अपने आप को सैल्यूट करते हुए देखता है तो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सीना बाहर निकालकर वह भी अर्नब को सैल्यूट करता है। उसे पता था कि नारंग परिवार में अर्नब की क्या भूमिका है, और अर्नब नारंग परिवार में यंग मास्टर का ओहदा रखता है। हालांकि वह इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर था, जिस वजह से उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि अर्नब एक मिडिल क्लास परिवार से था, गरीब परिवार से या फिर अमीर परिवार से था। लेकिन फिर भी एक इतने बड़े अमीर परिवार के होने के बावजूद भी अर्नब उसको रिस्पेक्ट दे रहा था, और उस ऑफिसर को अच्छे से पता था कि अर्नब आगे चलकर नारंग परिवार का हेड बनेगा। इसीलिए उस ऑफिसर का भी अर्नब को सैल्यूट करना नॉर्मल था। उस ऑफिसर को सैल्यूट करने के बाद अर्नब अपने पिता को वापस अपनी गोदी में उठाता है और प्राइवेट जेट में चला जाता है। भले ही अर्नब ने इस समय उस ऑफिसर को सैल्यूट किया था, लेकिन अर्नब के चेहरे पर इस समय एक परेशानी थी, जिस वजह से वह ऑफिसर भी अर्नब को कुछ नहीं कहता और तुरंत अपने केबिन में जाकर जेट को उड़ा देता है। जेट रनवे पर काफी कम दूरी तय करता है और पलक झपकते के साथ बादलों में कहीं गायब हो जाता है। कुछ देर में वह सुपरसोनिक प्राइवेट जेट अपनी 3 मच की टॉप स्पीड पर पहुंच जाता है। ये स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना थी, जहां पर साउंड की स्पीड को 3708 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार माना जाता है। वही इस रफ्तार को 3 गुना कर दे, मतलब 3708 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी 3 मच। इस रफ्तार में ये प्राइवेट जेट पहुंच चुका था, और भारत से अलास्का की दूरी 9574 किलोमीटर दूर थी, जिसको ये प्राइवेट जेट लगभग 2.5 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नारंग परिवार की 30 गाड़ियों का काफिला उनका इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट पर लैंड करने के 10 मिनट बाद अर्नब अपने पिता को अपनी गोद में उठाए वीआईपी लाइन में आता है, तो नारंग परिवार के सभी बॉडीगार्ड हरकत में आ जाते हैं और तुरंत अर्नब के लिए जगह बना देते हैं। वीआईपी एरिया में इस तरह की हरकत देखकर वीआईपी लोग भी हैरान हो जाते हैं, और जब तक उनमें से किसी को कुछ समझ में आता तब तक अर्नब नारंग परिवार के काफिले में बैठकर वहां से जा चुका था। लेकिन उनमें से एक ने जाते हुए उन गाड़ियों के ऊपर नारंग परिवार का लोगो देख लिया था, जिस वजह से वह व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, ये सभी गाड़ियां नारंग परिवार से थी, मतलब वह व्यक्ति नारंग परिवार से संबंधित था। अब समझ में आया क्यों एयरपोर्ट पर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी।
सच में इस परिवार की ताकत देखने लायक है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही वह नारंग परिवार की गाड़ियों का काफिला जहां से नहीं जाता, सभी गाड़ी उसके लिए अपने आप रास्ता छोड़ रही थी। कुछ देर में वह गाड़ियों का काफिला नारंग परिवार के एरिया में एंटर कर जाता है और कुछ ही देर में वह सभी नारंग मेंशन के सामने पहुंच जाते हैं। अर्नब अपने पिता को गोद में उठाए नारंग मेंशन के अंदर जाता है। नारंग मेंशन में पहले ही देश के बड़े बड़े डॉक्टर आ चुके थे और कुछ ही देर में जगदीश का ट्रीटमेंट वह सभी डॉक्टर करने लग जाते हैं। जहां पर अर्नब के पिता जगदीश का बड़ी ही ट्रीटमेंट हो रहा था, वहीं अर्नब अपने कमरे में अपने बेड पर अपने चेहरे पर परेशानी के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी उसके पिता की हालत की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके गुरुदेव के द्वारा बताई गई बातों से थी। उसे अपने पिता की हालत की वजह से परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके गुरुदेव माधव ने पहले ही बता दिया था कि उसके पिता सिर्फ कमजोरी की वजह से बेहोश हो रखे हैं, जो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके गुरुदेव ने उसे कुछ ऐसा बताया था जिसे सुनकर वह अंदर तक हिल गया था। वह नहीं चाहता था कि उसके गुरुदेव जो कह रहे हैं वह सब करना पड़े। हालांकि उसे अपने गुरुदेव माधव की बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसे उनकी यह बात जरूर समझ में आ गई थी कि उन्हें अपना अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा। अर्नब जब इन बातों के बारे में ये सब सोच रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ यह क्यों हो रहा है। लेकिन अगले ही पल अर्नब बेहोश होकर अपने बेड पर गिर जाता है। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है, तो वह अपने आप को एक बड़े से अंधेरे कमरे में पाता है। अर्नब जब इधर उधर देख रहा था, तभी उसे सामने हवा में उड़ती हुई एक सफेद रंग की परछाई नजर आती है। अर्नब के सामने उड़ने वाली यह कोई परछाई नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। और अर्नब इस आत्मा को अच्छे से जानता था, क्योंकि यह आत्मा उसके गुरुदेव माधव की थी। गुरुदेव माधव की आत्मा अर्नब के चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए वह अर्नब के मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्नब, तुम जहां पर हो वह स्थान मेरे द्वारा बनाया गया एक आत्मा आयाम है, और इस समय इस आयाम में तुम नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा है। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊं, लेकिन मुझे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट करना था। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब की आत्मा अपना मुंह खोलकर कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह ये देखकर हैरान था, लेकिन अपने इस आत्मा आयाम में गुरुदेव माधव अर्नब की आत्मा में चल रहे विचारों को सुन पा रहे थे। इसीलिए वह एक पल के लिए चुप होते हैं और अर्नब के सभी सवालों का जवाब देते हुए उसे कहते हैं, अर्नब, तुम्हें पता होगा मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम पिछले जन्म में माधव था, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं पिछले जन्म में कौन था? चलो आज मैं तुम्हें मेरे पूरे अस्तित्व से रूबरू कराता हूँ। मुझे मेरे पिछले जन्म में पौराणिक महान महासम्राट कालदैत्य माधव कहते थे। मुझे पिछले जन्म में पौराणिक महान महासम्राट कालदैत्य की विरासत प्राप्त हुई थी, जिस वजह से मैं सम्राट कालदैत्य बना, और मेरा दोबारा से जन्म कालदैत्य बनने के लिए ही हुआ है। और मैं इतने सालों से ब्रह्मांड पर राज करते करते थक गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक नया सम्राट कालदैत्य सामने आए। वैसे भी अब तुम्हारा सुनहरा दिल मेरी आत्मा के अस्तित्व को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। मेरी आत्मा का अस्तित्व खत्म हो, इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरी विरासत को हासिल कर लो, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर में अमर हो जाऊं। और एक गुरु होने के नाते मैं यही चाहूंगा कि तुम मेरी बातों को मानो और अपने इस गुरु का नाम पूरे ब्रह्मांड में अमर कर दो। और वैसे भी एक गुरु के लिए सम्मान की बात तो यही होती है। जब उसके शिष्य का नाम सुन के दुश्मनों के पैर कांपे। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनकर अर्नब कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसके गुरुदेव माधव के द्वारा बनाए गए इस आत्मा आयाम में वह कुछ नहीं बोल सकता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वह अपने गुरुदेव माधव की बात मान जाता है। जब गुरुदेव माधव ये देखते हैं कि अर्नब मान चुका है, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद गुरुदेव माधव अपने आत्मिक आयामी स्पेस के अंदर से एक चमकती नीले रंग का क्रिस्टल निकालकर अर्नब को देते हैं। उस नीले क्रिस्टल को देते हुए गुरुदेव माधव अर्नब से कहते हैं, अर्नब, इस चमकते नीले क्रिस्टल में मेरी पूरी विरासत है, जिसे हासिल करने में शायद तुम्हें 1 से 1.5 साल लग जाएगा। बेहतर रहेगा कि तुम इस विरासत को हासिल करने के लिए उस आयामी स्पेस का प्रयोग करो जिसको तुमने हासिल किया था। मेरी विरासत तो तुम्हें मिल गई, लेकिन अब तुम्हें कुछ और देना है, जो इस विरासत से भी बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन उसके लिए तुम अपने घर वालों को बताकर अपने आयामी स्पेस के अंदर चले जाओ। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब सभी को ये बताना चाहता था कि वह कहीं पर जाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वह किसी को भी बिना बताए अपने कमरे में ही आयामी स्पेस का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है और चंद्रशेखर की उसी कुटिया में पहुंच जाता है। बाहर की दुनिया में जब एक दिन बीतता है, तो इस आयामी स्पेस में लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग करने की रफ्तार बाहर की दुनिया के हिसाब से 7 गुना ज्यादा तेज थी। चंद्रशेखर की कुटिया में जाने के बाद गुरुदेव माधव दोबारा से अर्नब की आत्मा को उनकी आत्मा आयाम में बुला लेते हैं और इसके बाद अपनी आत्मा को अर्नब की आत्मा के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने लग जाते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में ज्यादा दर्द नहीं होता था, बस अर्नब की आत्मा दोनों आत्माओं के मिलन की वजह से थोड़ा छटपटा रही थी। गुरुदेव माधव की आत्मा और अर्नब की आत्मा के पूर्ण रूप से संयोजन होना शुरू हो गई थी।
इसी तरह आत्मा आयाम में रहते रहते अर्णव को समय की गणना नहीं रहती। उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। इसी तरह बाहरी दुनिया में भी समय बीतता रहता है। लेकिन अचानक से अर्णव को अपने कमरे से गायब होता देखकर पूरा नारंग परिवार हैरान था। लेकिन फिर सम्राट चंद्रेश नारंग और सम्राट जयसिंह ने ये कहकर बात टाल दी थी कि अर्णव उनके कहने पर कहीं गया हुआ है। उन्होंने यह इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अर्णव उसके गुरुदेव माधव के साथ कहीं पर गया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो उनके चेहरे पर भी परेशानी आने लग गई थी, लेकिन वह किसी को भी पता नहीं चलने देते। सम्राट जय सिंह के बार बार कहने पर भी अर्णव की मम्मी मीना की चिंता खत्म नहीं होती है और इसी कारण वह बीमार हो जाती है। इसी तरह गुरुदेव माधव की आत्मा के साथ पूर्ण रूप से संयोजन होने में अर्णव को बाहरी दुनिया के हिसाब से पूरे 4 महीने लग गए थे, जो आयामी स्पेस की दुनिया के हिसाब से 2 साल 3 महीने 20 दिन हो गए थे। जैसे ही लॉर्ड चंद्रशेखर की कुटिया में अर्णव गुरुदेव माधव की आत्मा के साथ पूर्ण रूप से संयोजन होता है तो उसके शरीर से एक तेज विस्फोट की आवाज सुनाई देती है, जिससे पूरा आयामी स्पेस कांप जाता है। अर्णव के शरीर से एक खतरनाक भयानक आभा निकल रही थी, जो आभा उसकी और गुरुदेव माधव की आभा से मिलकर तैयार हुई थी। अर्णव जब धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक चांदी और सफेद रंग का छल्ला नजर आता है, जो अर्णव की आत्मिक शक्ति में वृद्धि दिखा रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि अर्णव ने आत्मिक शक्ति के डार्क येलो ग्रीन आभा के परम अवस्था को भी पार कर लिया है और वह लेवल 2 यानी कि सिल्वर व्हाइट आभा के आरंभिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है। गुरुदेव माधव की आत्मा के साथ पूर्ण रूप से संयोजन होने से अर्णव की आत्मिक शक्ति में ही वृद्धि नहीं बल्कि ताकत में भी वृद्धि हुई थी। इस समय उसकी ताकत कम ज्यादा हो रही थी, जो ये बता रही थी कि गुरुदेव माधव की ताकत और उसकी ताकत में तालमेल बैठ रहा है। तकरीबन 2 घंटे के बाद दोनों की ताकत में ताजमहल बैठ जाता है और दोनों एक होकर तेज बड़ा विस्फोट करती है, जिस वजह से लॉर्ड चंद्रशेखर की कुटिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और पलक झपकते के साथ अर्णव के शरीर से एक तेज भयानक आभा निकलती है। हालांकि इस समय अर्णव की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि गुरुदेव माधव की आत्मा के संयोजन से सिर्फ उसकी ताकत और आत्मिक शक्तियों में ही वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि उसे गुरुदेव माधव की स्मृतियां भी प्राप्त हो गई थी और सबसे अहम उसे गुरुदेव माधव का ज्ञान का महासागर प्राप्त हुआ था। और अर्णव को इतना समय सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव माधव के इस ज्ञान के महासागर को आत्मसात करने में ही लग गया था। गुरुदेव माधव के ज्ञान के महासागर में ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज की विस्तार से जानकारी थी। अर्णव को इसी के साथ गुरुदेव माधव के आत्मिक आयामी स्पेस का एक्सेस भी मिल गया था और गुरुदेव माधव का और अर्णव का दोनों का आत्मिक आयामी स्पेस मिलकर एक हो गया था, जिस वजह से अर्णव गुरुदेव माधव के आत्मिक आयामी स्पेस में मौजूद वस्तुओं को देखकर हैरान हो गया था। इसके अलावा भी गुरुदेव माधव की आत्मा के संयोजन से अर्णव को बहुत सी चीज प्राप्त हुई थी। भले ही अर्णव को इतनी सब चीज मिल गई थी, लेकिन अर्णव के चेहरे पर इस समय खुशी का भाव नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर इस समय एक उदासी थी। अर्णव को पता था कि अब उसे क्या करना है। आखिर इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद अर्णव के चेहरे पर यह उदासी क्यों थी? क्या अर्णव की आत्मा के साथ संयोजन करने से गुरुदेव माधव का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, हो पढ़ते रहे। अर्णव द किंग ऑफ माफिया CH 118 आफ्टर 1 year and 4 month। अर्णव को भले ही इतनी सब चीजें मिल गई थी, लेकिन अर्णव के चेहरे पर इस समय खुशी का भाव नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर इस समय एक उदासी थी। अर्णव को पता था कि अब उसे क्या करना है, इसीलिए वह तुरंत गुरुदेव माधव के द्वारा दिए गए उस चमकीले नीले क्रिस्टल को लेता है और उसमें मौजूद उसके गुरुदेव माधव की विरासत यानी कि पौराणिक महान महासम्राट कालदैत्य की विरासत को अवशोषित करने लग जाता है। उसके ऐसा करने के अगले ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, जिस वजह से पृथ्वी के बाहर एक अलग ही दुनिया में हलचल हो पैदा हो जाती है। भले ही वहां के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इस दुनिया पर राज करने वाले बड़े बड़े सम्राट जरूर समझ गए थे कि जरूरी किसी भयानक अस्तित्व का आगमन हो चुका है। लेकिन जितनी तेजी से अंधकार छाया था, उतनी ही तेजी से वह अंधकार गायब होता है और वहां पर एक बहुत बड़ी भयानक काले रंग की कब्र दिखाई देती है, जो लगभग इस समय पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रही थी। इस बड़ी सी कब्र को देखकर डिवाइन रियल्म के ताकतवर से ताकतवर योद्धा में हलचल मच गई थी। लेकिन अगले ही पल वह बड़ी भयानक कब्र सामने के शून्य को किसी कपड़े की तरह फाड़ते हुए उसमें गायब हो जाती है और जिसकी वजह से यह घटना घटी थी, वह अभी भी आयामी स्पेस के अंदर बैठा पौराणिक महान महासम्राट कालदैत्य की विरासत को हासिल कर रहा था। हालांकि गुरुदेव माधव ने कहा था कि अर्णव को इस विरासत को हासिल करने में 1 से 1.5 साल लगेगा, लेकिन आयामी स्पेस की दुनिया के हिसाब से अर्णव को इस विरासत को हासिल करने में पूरे 7 साल लग गए थे, जो बाहरी दुनिया के हिसाब से पूरा 1 साल था। इतने समय से लगातार आयामी स्पेस में रहने की वजह से अर्णव के शरीर पर भी समय का असर दिखाई दे रहा था। उसके पूरे चेहरे पर दाढ़ी आ चुकी थी, जो लगभग 3 से 4 इंच बड़ी थी। उसके बालों की तो पूछो ही मत, उसके बाल तो किसी साधु की तरह लंबी जटाओं में बदल गए थे, जो लगभग उसकी पूरी पीठ पर फैले हुए थे। अर्णव ध्यान मुद्रा में बैठा सच में इस समय कोई साधु संत लग रहा था, लेकिन लगातार इतने समय से बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से उसका शरीर हल्का पतला हो गया था, लेकिन उसके चारों तरफ घनी आत्मिक शक्ति रहती थी, जिस वजह से उसके शरीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था।
अगर कोई बिल्कुल ध्यान से देखे तो ही अर्नव के शरीर का पतलापन वह महसूस कर सकता था। सम्राट कालदैत्य की विरासत हासिल करने के बाद अर्नव धीरे से अपनी आंखें खोलता है, जिनके अंदर एक भयानक खतरनाक चमक नजर आ रही थी। सम्राट कालदैत्य की विरासत हासिल करने के बाद अर्नव के व्यवहार और स्वभाव में भी थोड़ा बदलाव आया था। अर्नव की आंखें एकदम शांत थी, लेकिन उनमें खतरनाक चमक थी, और इतने कम समय में अर्नव की ताकत में एक बहुत बहुत बड़ा उछाल आया था। अर्नव स्पिरिट रेलम की स्पिरिट लॉर्ड रैंक का योद्धा बन गया था, और यह वही रैंक है जिसमें असल मायने में एक योद्धा को लॉर्ड बोला जाता है। लेकिन अर्नव अपनी शक्तियों को धीरे धीरे करके काम करने लग जाता है। अर्नव को पता था भले ही उसकी ताकत में एक बहुत बड़ा उछाल आया है, लेकिन उसकी यह ताकत अभी संतुलित नहीं है। हालांकि वह अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अभी ताकत असंतुलित होने की वजह से उसके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता था। अर्नव को अपने गुरुदेव माधव का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए अर्नव अपनी हालत के बारे में अच्छे से जानता था, और इसी कारण वह धीरे से अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के अपने आप से ही कहता है, मेरी ताकत में इस समय एक बहुत बड़ा उछाल आया है, और मेरे पास आत्मिक शक्तियां भी मेरी ताकत की तुलना से कहीं अधिक है। लेकिन मेरी यह बढ़ी हुई ताकत असंतुलित है, और इसको स्टेबल करने के लिए मुझे कम से भी कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। अगर मैं किसी तरह से पावर स्टेबल क्रिस्टल हासिल कर लेता हूँ, तुम्हें 1 साल के अंदर ही अपनी ताकत को संतुलित कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पृथ्वी ग्रह पर पावर स्टेबल क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे? और अगर मुझे पावर स्टेबल क्रिस्टल चाहिए, तो उसके लिए मुझे सोलर सिस्टम बैरियर को तोड़ना होगा। लेकिन अगर सोलर सिस्टम बैरियर टूट गया तो ना चाहते हुए भी सभी को हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी की जानकारी मिल सकती है। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो गैलेक्सी किंग इस पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेगा। अर्नव को सम्राट कालदैत्य की विरासत हासिल हुई थी, और इस विरासत की वजह से अर्नव को पूरे ब्रह्मांड की जानकारी मिल गई थी। इसीलिए अर्नव को पावर स्टेबल क्रिस्टल, सोलर सिस्टम बैरियर और गैलेक्सी किंग इन सब की अच्छे से जानकारी थी। और अर्नव के पास इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की जानकारी थी, जो बहुत कम लोगों को पता है। पावर स्टेबल क्रिस्टल यह एक खास तरह का क्रिस्टल होता है, जो बढ़ी हुई ताकत को संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है। पावर स्टेबल क्रिस्टल के जैसे ही 3 और तरह के क्रिस्टल होते हैं, जो कि एनर्जी क्रिस्टल, स्पिरिट क्रिस्टल, पावर क्रिस्टल, जिसको स्पिरिट स्टेबल क्रिस्टल भी बोलते हैं। एनर्जी क्रिस्टल, ये क्रिस्टल ताकत को बढ़ाने के लिए काम आता है। इसको अपनी रैंक बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी योद्धा इस क्रिस्टल की मदद से अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और ऊंचे से ऊंचे रैंक की योद्धा बनने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट क्रिस्टल, ये क्रिस्टल आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अगर किसी योद्धा के पास आत्मिक शक्तियां होती है, तो वह इस क्रिस्टल की मदद से अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ा सकता है। पावर क्रिस्टल, यानी कि स्पिरिट स्टेबल क्रिस्टल, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्रिस्टल बढ़ी हुई आत्मिक शक्तियों को संतुलित करने में मदद करता है। अर्नव की आंखों में इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी भावना नजर नहीं आ रही थी। अर्नव अपने भावहीन चेहरे के साथ खड़ा होता है और दोबारा से अपने आयामी स्पेस के दरवाजे को अपने कमरे के अंदर खोलता है। अर्नव को पता था कि नारंग मैंशन में आने के बाद उसे क्या करना है, इसीलिए अपने कमरे में आने के बाद वह तुरंत दरवाजा खोलकर मुख्य हॉल की तरफ बढ़ चला है। अर्नव के कमरे के बाहर इस समय 2 योद्धा खड़े थे। अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता देखकर दोनों योद्धा हैरानी के साथ कमरे की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर से अर्नव धीरे धीरे कदमों से बाहर की तरफ आ रहा था। वह दोनों योद्धा अर्नव को जब कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो दोनों की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। उन्हें अच्छे से पता था कि वह जिस कमरे की पहरेदारी कर रहे हैं, उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं रहता। लेकिन आज कमरे के अंदर से किसी को बाहर निकलते देखकर दोनों पहरेदारों का दिमाग घूम गया था। लेकिन अर्नव उन दोनों पहरेदारों को नजरअंदाज करते हुए सीधा मुख्य हॉल में चला जाता है। मुख्य हॉल में इस समय नारंग परिवार के सभी लोग बैठे हुए थे। जब वह सभी एक अनजान चेहरे वाले व्यक्ति को अपने ही मेंशन की सीढ़ियों से नीचे उतरता देखते हैं, तो बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। हालांकि नारंग परिवार के सिर्फ मुख्य लोग ही इस लड़के को अच्छे से जानते थे। वहां पर बैठे नारंग मेंशन के सभी लोग योद्धा थे। अर्नव नीचे उतरता है तो वह नारंग परिवार के लोगों के साथ साथ बहुत से ऐसे भी लोग देखता है जो नारंग परिवार से नहीं थे। अर्नव जब उन सभी को ध्यान से देखता है, तो उन सभी के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, और एक दूसरे की तरफ देखते हुए वह अपने गुस्से को प्रदर्शित तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है। अर्नव उन सभी को देखता है और फिर सभी को नजरअंदाज करते हुए अपने मामा अमर नारंग के पास जाने लगता है। अमर नारंग जब अर्नव को देखते हैं, तो वह हैरान और खुश दोनों थे। वह हैरान इसलिए थे कि अचानक से अर्नव कहां से आ गया, और वह खुश इसलिए थे कि अर्नव आ गया है, तो उसके साथ उसके गुरुदेव माधव भी आए होंगे, और उनकी ताकत को अमर नारंग ने अपनी आंखों से देखा था कि वह कितने शक्तिशाली है। उनके आने का मतलब है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्नव अपने मामा अमर नारंग की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, मामा जी, यहाँ क्या हो रहा है, और ये लोग कौन है? अमर नारंग जब अर्नव की बात सुनते हैं, तो वह अपने शरीर में एक हल्की सिहरन महसूस करते हैं। उन्हें आरव की आवाज में पहले की ही तरह एक शांति महसूस होती है, लेकिन इस बार उस शांति में एक बहुत ही आभा को वह महसूस कर पा रहे थे।
इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे ब्रह्मांड में कोई भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें अर्नव का व्यवहार भी पहले से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अर्नव के सवाल का जवाब देते हुए उसे कहते हैं, बेटा, ये सब पर्पल टावर के लोग हैं। ये यहाँ पर सिर्फ हमारे परिवार के कुछ ताकतवर योद्धाओं को पर्पल टावर ले जाने के लिए आए हैं, ताकि उनका शरीर से उनकी ब्लड लाइन निकलकर वह लॉर्ड शिवेंद्र के अंदर डाल सके, जिसके लिए लॉर्ड शिवेंद्र ने एक एग्रीमेंट भेजा है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पूरे परिवार की प्रोटेक्शन पर्पल टावर करेगा, लेकिन हमेशा करना नहीं चाहते, इसी वजह से यह हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। वैसे अभी के लिए तुम अपनी जगह पर बैठो। अपने मामा की बात सुनने के बाद अर्नव अपन बड़ी ही गर्दन घुमाते हुए उन सभी लोगों को देखता है जो पर्पल टावर से आए थे। फिर उनकी तरफ अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के देखते हुए जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अर्नव अमर नारंग से थोड़ी दूरी पर बनी हुई एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जब नारंग परिवार के सभी लोग अर्नव को उस कुर्सी पर बैठता हुआ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सब समझ जाते हैं कि आखिर अर्नव है कौन, क्योंकि इस समय अर्नव जिस कुर्सी पर बैठा था उस पर सिर्फ नारंग परिवार का यंग मास्टर ही बैठ सकता है। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद अर्नव अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के पर्पल टावर के लोगों को देखता है। अर्नव के कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद नीचे वाले फ्लो के एक कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक इंसान बाहर निकलते हुए अपनी पूरी रफ्तार में अर्नव के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही अर्नव के पीछे देखने लगते हैं। आखिर कौन है ये व्यक्ति जो अचानक से अर्नव के पीछे आ गया है? क्या नारंग परिवार पर्पल टावर के डर से अपने ताकतवर योद्धाओं को पर्पल टावर के पास भेज देगा? आखिर अब अर्नव आगे क्या करने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नव द किंग ऑफ माफिया। CH-119 पर्पल टावर इन नारंग मैंशन। अर्नव के कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद नीचे वाले फ्लो के एक कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक इंसान बाहर निकलते हुए अपनी पूरी रफ्तार में अर्नव के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही अर्नव के पीछे देखने लगते हैं, लेकिन अर्नव अभी भी बिल्कुल शांत बैठा था। वह सभी लोग अर्नव के पीछे एक मध्य अवस्था के आदमी को खड़ा देखते हैं जिसके शरीर से लगातार भयानक मात्रा में शक्तियां बाहर निकल रही थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वहां पर मौजूद सभी लोग अपने ऊपर एक दबाव महसूस कर रहे थे। अर्नव ने अपनी आत्मिक शक्ति से पहले ही पता लगा लिया था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अर्नव अपने पीछे खड़े मौजूद व्यक्ति को अच्छे से जानता था। अर्नव के पीछे मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मदन था। यह मदन वही था जो अर्नव के साथ आयामी स्पेस में था। अर्नव के मामा अमर नारंग जब मदन के शरीर से निकलती हुई शक्तियों को महसूस करते हैं तो उनकी आंखें हैरानी में छोटी हो जाती है, क्योंकि अर्नव के पीछे खड़े व्यक्ति की शक्ति उतनी ही थी जितनी इस समय अमर नारंग की थी। इस समय अमर नारंग और मदन दोनों ही एम्परर लेवल के एडवांस स्टेज पर थे। पर्पल टावर से आए व्यक्तियों की भी आंखों में अब मदन को देखकर हल्का डर नजर आ रहा था। मदन अपनी आत्मिक शक्तियों से अर्नव की शक्ति को जांचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अर्नव की शक्तियों को देखने की कोशिश करता है तो वह अपनी आत्मिक शक्तियों से भी अर्नव की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब अर्नव उसे पहली बार मिला था तो अर्नव सिर्फ मोनार्क लेवल का योद्धा था, लेकिन सिर्फ 1.5 साल में ही ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज एक एम्परर लेवल का योद्धा तक उसकी शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा। अगर पर्पल टावर के लोगों को पता चल जाए कि वह जिस एम्परर लेवल के योद्धा को देखकर डर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक वह कुर्सी पर बैठा लड़का है, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान अर्नव पर नहीं गया था। बस उसके पीछे खड़े मदन को देखकर सभी की आंखों में हल्का डर नजर आ रहा था। पर्पल टावर के लोगों के साथ एक बुजुर्ग अवस्था का व्यक्ति भी था जो जब से आया था तब से अपनी आंखें बंद करके बैठा था, लेकिन अब वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें खोलते हुए अर्नव को देखता है। वह बूढ़ा व्यक्ति जब अर्नव को देख रहा था तो अचानक से अर्नव अपनी आंखें घूमते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है। उस बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद अर्नव अपनी दोनों आईब्रो ऊपर उठाते हुए हल्की स्माइल पास करता है, फिर वापस से अपने चेहरे पर वही सीरियस लुक लाकर बाकी सभी योद्धाओं को देखता है। वहां पर मौजूद बाकी सभी को देखने के बाद अर्नव अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। अमर नारंग जब अर्नव को देखते हैं तो उन्हें भी काफी अजीब लग रहा था। अर्नव ने अपनी शक्तियों को दबाने की पूरी कोशिश कर रखी थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर से बहुत ही हल्की मात्रा में उसकी शक्तियां बाहर निकल रही थी, जो काफी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक व भयानक लग रही थी। अगर कोई शांतचित होकर अर्नव की शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे स्वयं यमराज उनके समक्ष बैठे हैं, क्योंकि अर्नव की शक्तियों में एक बहुत ही भयानक मौत व अंधेरे की आभा थी और उसकी शक्तियों को महसूस कर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियां पल भर में उसके शरीर से निकलकर पूरे संसार को फैलाकर अपने आगोश में ले लेंगी। उस बूढ़े व्यक्ति की नजर मदन पर जाने की जगह अर्नव पर जाकर ठहर गई थी। अर्नव के आने के बाद वहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। इस समय पर्पल टावर से आए हुए लोगों की नजर अर्नव और मदन के ऊपर ही ठहर गई थी।
सभी को मुद्दे पर लाने के लिए अमर नारंग अपनी भारी आवाज में एक व्यक्ति की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ कहते हैं, मार्क, अब हमारा पर्पल टावर से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारे नारंग मैंशन से निकल जाओ और हम भी भूल जाएंगे कि तुम हमारे नारंग मैंशन आए थे। वरना हमारा नारंग परिवार अंत तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। यह मार्क नाम का व्यक्ति लगभग 35 से 40 वर्ष का व्यक्ति है। उसके सफेद रंग के बाल थे, जिसकी उसने काफी स्टाइलिश साइड कटिंग करवा रखी थी। उसने एक आर्मी ग्रीन कलर की एक लंबी जैकेट पहन रखी थी और उसके नीचे से ब्लैक टी शर्ट डाल रखी थी। उसने आर्मी ग्रीन कलर की पेंट के साथ साथ आर्मी शूज भी डाल रखे थे। उसकी कमर और दोनों जांघों पर 2 मेटल की बेल्ट बंधी हुई थी, जिसमें अनेकों प्रकार के कई छोटे छोटे हथियार थे। अमर नारंग की बात सुनने के बाद वह मार्क नाम का व्यक्ति अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर अमर नारंग को घूरने लग जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव इस समय काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। मार्क गुस्से में अपने अमेरिकन एक्सेंट के साथ हिंदी बोलते हुए अमर नारंग से कहता है, अमर नारंग, तुम सिर्फ इस छोटे से नारंग परिवार की ताकत से पर्पल टावर के खिलाफ हथियार उठाना चाहते हो। क्या तुम्हें मालूम भी है इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाने वाला एक भी वंश जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हें अच्छे से मालूम है, जब पर्पल टावर अपनी पर आता है तो वह महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग किसी को नहीं देखता। उस समय पर्पल टावर सिर्फ जान लेता है। इसलिए कुछ फैसला लेना हो तो अपने दिमाग को शांत करके लेना। मार्क की इस बात को सुनने के बाद नारंग परिवार के सभी लोगों की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वही पर्पल टावर से आए हुए लोगों के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। मार्क की बात सुनकर अमर नारंग का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया था। इस समय उनकी दोनों आईब्रो सिकुड़ चुकी थी और उनकी चील जैसी निगाहें मार्क के शरीर को भेदने के लिए तैयार थी। अमर नारंग गुस्से में अपनी कुर्सी के दाएं हत्थे पर अपना हाथ मारते हैं, जिस वजह से वह हत्था टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इधर मार्क की बातों ने अर्नब की आंखों में हल्की मूवमेंट कर दी थी और अगले ही पल अर्नब अपनी आंखें खोलकर मार्क की तरफ देखता है। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ अर्नब गंभीरता के साथ मार्क से कहता है, बातें ऊंची ऊंची लेकिन दर्शन छोटे। क्या तुम्हारे पर्पल टावर के सभी लोग ऐसे ही है? किसके आदेशों पर तुम यहाँ नारंग परिवार में आए हो? उस शिवेंद्र के आदेश पर। जाकर पूछना अपने लॉर्ड से 1 साल 4 महीने पहले उसका किससे सामने हुआ था। वह तो शुक्र मनाओ उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम था, वरना उसी दिन तुम्हारे लॉर्ड की जीवन रेखा समाप्त हो जाती। चलो निकलो यहाँ से, तुम इस समय मेरे परिवार के अंदर बैठे हो, इसीलिए अभी तक जिंदा हो। अगर इन शब्दों का प्रयोग तुमने बाहर किया होता तो अब तक तुम्हें मौत से रूबरू करा देता। मेरे घर में हो इसीलिए तुम्हें मेहमान का दर्जा दे रहा हूँ और इसी कारण तुम्हें धमकी देकर छोड़ रहा हूँ। और हाँ, जाकर बता देना अपने उस लॉर्ड शिवेंद्र से, अगर उसने इस बार मैंने नारंग परिवार की तरफ अपनी नजरें उठाकर भी देखी तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे का सब कुछ खत्म कर डालूंगा और उसको वह मौत दूंगा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जिस पर्पल टावर की ताकत से तुम यहाँ पर आए थे, वह पर्पल टावर भी तुम्हारी जिंदगी की डोर को टूटने से नहीं रोक पाएगा। कुछ दिनों के मेहमान हो, चैन से जी लो। अगर मैं पर्पल टावर आ गया तो खून की नदियां बहा दूंगा और पर्पल टावर को शमशान में बदलकर लाशों का ढेर लगा दूंगा। अर्नब के कहे गए हर एक शब्द में उसकी ताकत का गुरूर और उसके पद का एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब अपने दुश्मनों को एक चींटी के अलावा कुछ नहीं मानता। इधर नारंग परिवार के सभी लोग जब अपने यंग मास्टर को इस तरह से दबंग होते हुए पर्पल टावर को धमकाते देखते हैं तो उनके चेहरे पर इस समय घमंड का भाव नजर आ रहा था। वही अर्नब की आवाज में नहीं पता किस तरह की शक्ति या फिर जादू था, क्योंकि उसके शब्दों को सुनकर दुश्मनों को गुस्सा नहीं बल्कि सभी योद्धाओं को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि मार्क पर इसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी उसके दिल में भी अर्नब के प्रति हल्का खौफ नजर आ रहा था। वहीं अब तक बिल्कुल शांत बैठा वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी अर्नब की आंखों में देखता है, और जब वह अर्नब की आंखों में देखता है तो उसे अर्नब की आंखों में मौत व घोर अंधेरे की आभा महसूस होती है, जिसे महसूस कर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने साधु संत के जैसे कपड़े पहन रखे थे। वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी तुरंत मार्क का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहता है, मार्क, इस समय हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मार्क अपने साथ आए हुए उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे अर्नब की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और वह अर्नब की बातों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके द्वारा लाया गया ये बुजुर्ग अवस्था का इंसान उसे जाने के लिए बोल रहा है। इसीलिए वह धीमी आवाज में उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से अपने अमेरिकन एक्सेंट में ही हिंदी बोलते हुए पूछता है, श्रेष्ठ नरेश, क्या आपने छोटे उना नहीं, ये लड़का क्या बक रहा है? मेरा तो मन कर रहा है इस लड़के को मैं अभी इसी वक्त यही जिंदा गाड़ दूं, और आप मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के की बात सुनकर आपको डर लग रहा है? मार्क की बात सुनने के बाद वह बुजुर्ग अवस्था का इंसान जिसका नाम नरेश था, जिसको मार्क श्रेष्ठ बुला रहा था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मार्क से कहते हैं, हाँ, मुझे इस लड़के की बातें सुनकर डर लग रहा है। हालांकि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वह लड़का जो कह रहा है वह करने की ताकत भी रखता है।
मुझे उसकी आंखों में वह जुनून और पागलपन दिखाई दिया है जिससे वह पर्पल टावर को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस लड़के से अगर हम दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इसे अपना दुश्मन भी ना बनाए। इस लड़के के पास वह हिम्मत है जो इसने शब्द कहे हैं, यह उन्हें पूर्ण भी कर सकता है। भले ही वह बुजुर्ग अवस्था का इंसान और मार्क आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन अर्नब उनकी आवाजों को साफ साफ सुन पा रहा था। अर्नब जब उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनता है तो वह उसे अजीब तरह से देखते हुए अपनी आत्मिक शक्ति से उसकी शक्तियों का पता लगता है। अर्नब की आत्मिक शक्तियां उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी, जिसे महसूस कर अर्नब की दोनों आंखें सिकुड़ जाती है। लेकिन वह बुजुर्ग अवस्था का इंसान भी तुरंत अर्नब की तरफ देखता है। इस समय उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। अर्नब और वह बूढ़ा व्यक्ति जब एक दूसरे को देख रहे थे तो अचानक से सभी की नजरें उन दोनों पर जाकर ठहर जाती है। अगले ही पर वह बुजुर्ग इंसान अपने हाथ को हवा में लहराता है और एक अदृश्य शक्ति अर्नब के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मिक शक्ति गहरी पीली हरी आभा के मध्य अवस्था में थी। अर्नब उस हमले को अपने ऊपर होते हुए महसूस कर लेता है, इसलिए अर्नब भी अपनी उन्नत अवस्था तक की आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर हमला कर देता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल सभी को एक तेज हवा का झोंका महसूस होता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां पर हवा में एक तेज विस्फोट होता है, जिससे वहां पर बैठे सभी योद्धाओं की कुर्सियां हिल जाती हैं। लेकिन अगले ही पल सभी की नजर एक व्यक्ति पर जाती है जो इस समय अपनी कुर्सी से गिर चुका था। यह कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपनी आत्मिक शक्ति से अर्नब के ऊपर हमला किया था। इस समय वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम श्रेष्ठ नरेश था, वह अपनी कुर्सी पर से जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। लेकिन इस समय श्रेष्ठ नरेश की आंखों में खौफ नजर आ रहा था, क्योंकि श्रेष्ठ नरेश को पता था कि उनकी आत्मिक शक्ति मध्य अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन सामने वाले ने उनके ऊपर उन्नत अवस्था की आत्मिक शक्ति के साथ हमला किया था। इसका मतलब सामने वाले के पास उनसे भी ज्यादा खतरनाक आत्मिक शक्ति है। अर्नब अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के श्रेष्ठ नरेश की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग तुम्हें वहां पर करना चाहिए जहां पर तुम अपनी शक्ति से वर्चस्व स्थापित कर सको, वहां पर नहीं जो तुम्हारी जीवन मृत्यु का फैसला करता हो। मैं चाहता तो तुम्हें यही की यही जान से मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरे घर में मेहमान बनकर आए हो। मैंने ये भूल जाने से पहले कि तुम मेरे मेहमान हो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। क्या श्रेष्ठ नरेश अर्नब की बात मानकर अपने साथियों को नारंग मैंशन से ले जाएंगे, या फिर अपने घमंड के चलते अपने सभी लोगों को यही मौत के भेंट चढ़ावा देंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहे अर्नब द किंग ऑफ माफिया। चैप्टर 120 अर्नब द गॉड ऑफ डेथ। अपनी शक्तियों का प्रयोग तुम्हें वहां पर करना चाहिए जहां पर तुम अपनी शक्ति से वर्चस्व स्थापित कर सको, वहां पर नहीं जो तुम्हारी जीवन मृत्यु का फैसला करता हो। मैं चाहता तो तुम्हें यही की यही जान से मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरे घर में मेहमान बनकर आए हो। मेरे ये भूल जाने से पहले कि तुम मेरे मेहमान हो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अर्नब की बात सुनने के बाद श्रेष्ठ नरेश के चेहरे पर भी गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन वह अर्नब से कुछ कहते नहीं, बल्कि खड़ा होकर सीधा मार्क की तरफ देखते हुए कठोर आवाज में कहते हैं, मार्क, जब मैंने तुमसे कहा यहाँ से चलो तो यहाँ पर बैठकर क्या तुम अंडे देना चाहते हो? तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? और रही बात हमारी बेइज्जती का बदला, तो हम इस नारंग परिवार से सुध समेत लेंगे। मार्क से इतना कहने के बाद श्रेष्ठ नरेश गुस्से में अर्नब की तरफ देखते हैं और उंगली करते हुए अर्नब से कहते हैं, लड़के, तू मुझसे ताकत में थोड़ा ज्यादा क्या है? तू तो घमंड में बिल्कुल चूर है। बड़ा होने के नाते मैं तुझे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी ताकत पर ज्यादा गुरूर मत कर, वक्त सांप का बदलता है। श्रेष्ठ नरेश की बात खत्म होने के तुरंत बाद सभी की नजर अर्नब के ऊपर जाती है। वह सभी देखना चाहते थे आखिर अर्नब श्रेष्ठ नरेश की बात का किस तरह से जवाब देगा। लेकिन जब वह अर्नब की तरफ देखते हैं तो अर्नब की कुर्सी पर उन्हें कोई भी बैठा दिखाई नहीं देता। लेकिन अगले ही पल उन सभी को किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उस दिशा में देखते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ नरेश एक दीवार के पास नीचे जमीन पर गिरा दिखाई देता है। श्रेष्ठ नरेश जिस दीवार के पास गिरे हुए थे उस दीवार में दरारें आई हुई थी और उस दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवार किसी भी पल टूटकर गिर जाएगी। सभी देख पा रहे थे कि श्रेष्ठ नरेश ने फर्श के ऊपर खून की उल्टियां कर दी है। सभी की नजर वहां पर जाती है जहां पर थोड़ी देर पहले श्रेष्ठ नरेश खड़े थे। वहां पर एक इंसान बड़ी शांति के साथ खड़ा था, जिसका एक हाथ आगे की तरफ था तो दूसरा हाथ उसकी जेब में, और उस व्यक्ति की गर्दन नीचे झुकी हुई थी। इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी फिल्म का कोई पोज दे रहा है। ये व्यक्ति था अर्नब, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही श्रेष्ठ नरेश के सीने पर अपनी हथेली से प्रहार किया था। अर्नब धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है और फिर श्रेष्ठ नरेश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है 1.5 साल पहले जब मैं तुम्हारे पूरे पर्पल टावर के राजा शिवेंद्र को लगभग मौत के करीब ला सकता हूं, तो तुम मेरे सामने टिक पाओगे?
अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि तुम मेरे घर में बैठे थे, लेकिन तुम मेरे ही घर में बैठकर मेरे ही परिवार को खत्म करने की और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। यह मेरी बर्दाश्त के बाहर है। वैसे मानना पड़ेगा पर्पल टावर में दम तो बहुत है, जो घर में घुसकर धमकी देता है। तो चलो एक धमकी मैं भी तुम्हें देता हूँ। इतना कहने के बाद अर्नब चुप हो जाता है और फिर अपने कदमों को धीरे धीरे श्रेष्ठ नरेश की तरफ बढ़ाता है। हालांकि अर्नब पूरी तरह से श्रेष्ठ नरेश के पास नहीं जाता, बस वह अपने 2-3 कदम ही आगे लेता है। श्रेष्ठ नरेश जब अर्नब को अपनी तरफ बढ़ते देखते हैं तो तुरंत पीछे होने लग जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह दीवार से टकरा जाते हैं। लेकिन अर्नब बीच रास्ते में ही अपने कदम रोकते हुए श्रेष्ठ नरेश की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ कहता है, अगर पर्पल टावर के किसी भी व्यक्ति ने मेरे नारंग परिवार की तरफ अपनी आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो उनके हलक से उनकी जान खींचकर बाहर निकाल लूंगा, और पर्पल टावर के प्रत्येक व्यक्ति को वह मौत दूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुम इसी वक्त मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हो, और फिर उसके बाद जो अंजाम होगा उसको हकदार सिर्फ और सिर्फ पर्पल टावर होगा। वैसे मैं तुम्हारी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वक्त सबका बदलता है और इस समय वक्त बदला हुआ है, इसलिए चुपचाप पर्पल टावर के लोग अपने बिल में छुप जाओ। अगर तुम में से मुझे कोई भी बाहर दिखाई दे गया तो तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। अब अंतिम और आखिरी बार इज्जत के साथ कह रहा हूँ, चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ, और हो जाते समय अपनी गर्दन नीचे रखना। अगर किसी की भी गर्दन ऊपर हुई उसी वक्त उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाएगी। अर्नब जब ये सब कह रहा था तो उसके शरीर से बहुत ही आराम से और बहुत ही कम मात्रा में कालदैत्य की आभा निकल रही थी, जिस वजह से वहां का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत महसूस हो रही थी। हालांकि किसी को भी नहीं पता था अचानक से यहाँ पर इस तरह का परिवर्तन कैसे आया, लेकिन सभी इतना जानते थे ये सब सिर्फ और सिर्फ अर्नब की वजह से हो रहा है। इस समय पर्पल टावर के लोगों की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। वह बस अपने मन में यही सोच रहे थे, अगर किसी व्यक्ति के बोलने मात्र से ही इस तरह का माहौल बन गया है तो अगर वह इंसान अपने हाथों में हथियार उठा लेगा तो वह मौत का कौन सा मंजर दिखाएगा। उन सभी के मन के सिर्फ इस एक विचार ने उन सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। श्रेष्ठ नरेश अपने सभी आदमियों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। उन सभी के जाते वक्त गर्दन नीचे झुकी हुई थी, लेकिन अचानक मार्क अपनी गर्दन ऊपर उठकर पीछे की तरफ देखा है। उसकी आंखों में इस समय काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा था। मार्क कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते ही है कि तभी सभी को एक तेज हवा का झोंका महसूस होता है। मार्क को ऐसा लगता है जैसे उसके बगल से कोई व्यक्ति होकर गुजरा है। अगले ही पल मार्क की आंखों में जो आक्रोश नजर आ रहा था वह अगले ही पल एक गहरा सन्नाटा ले लेती है। मार्क की गर्दन के चारों तरफ एक बाल के जितना पतला निशान बना हुआ था, जिसके अंदर से अचानक से खून निकलना शुरू हो जाता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मार्क की गर्दन किसी बोल की तरह लुढ़कते हुए उसके शरीर से नीचे गिर जाती है। धम उद्धरण चिन्ह धम की आवाज के साथ सभी का ध्यान मार्क की गर्दन पर जाता है। जब सभी लोग मार्क की गर्दन को देखते हैं तो सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल जाती है, क्योंकि मार्क की गर्दन ऐसे कटी हुई थी जैसे स्केल से नाप लेकर काटी गई हो। उसकी कटी हुई गर्दन के ऊपर 1 मिलीमीटर तक का फर्क नहीं था। अगले ही पल उन सभी को एक धड़ाम की भी आवाज सुनाई देती है। धड़ाम उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं थी आखिर ये किसकी आवाज होगी। यह आवाज मार्क के शरीर के जमीन पर गिरने की थी, जिसकी कटी हुई गर्दन के अंदर से पानी की तरह खून निकल रहा था। अचानक से सभी की नजर मार्क के खून से हटकर उस व्यक्ति पर जाती है जिसने ये कार्य किया था, इसलिए मार्क को इतनी आसानी से मार दिया था। वह इंसान मार्क के खड़े होने वाली जगह के 1 मीटर आगे था। यह अर्नब था उंगली, जिसके बाएं हाथ के सबसे छोटी वाली उंगली यानी कि बाएं तरफ से एक खून की बूंद नीचे गिरती है। वहां पर इस तरह का सन्नाटा था कि उस खून की बूंद के जमीन पर गिरने से वहां पर शोर हो जाता है। उस खून की बूंद के जमीन पर गिरने के बाद सभी को एक इमोशनलेस आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कहे गए शब्दों से पीछे हटूंगा? क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे? हाँ, तुम इतने ताकतवर नहीं हो जो मेरी परीक्षा ले सको। खैर, नर्क में जाकर यमराज से कहना तुम अकाल मृत्यु मरे हो। क्या पता तुम्हें वह अगला जन्म दे दे। लेकिन पहले ही बता रहा हूं, अगले जन्म में मेरे जैसे व्यक्ति से मत उलझना, वरना अगली बार तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मार्क के मारे जाने की वजह से पर्पल टावर के सभी लोगों को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन सभी में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अर्नब के खिलाफ कुछ भी कह सके। उन सभी के मन में अर्नब के प्रति जो डर था वह अब एक प्रचंड रूप ले चुका था। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब एक चलती फिरती मौत है, जो मौत को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन उन सभी को डर सिर्फ इस बात से लग रहा था कि अर्नब ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए मार्क की गर्दन को तलवार के वार की तरह अलग कर दिया था। उन सभी को विश्वास हो गया था कि अगर इस व्यक्ति के हाथ में अगर हथियार दे दिया जाए तो यह इंसान मौत का देवता बन सकता है। वह सभी बस यही सोच रहे थे कि आखिर यह इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। जहां पर यह सभी लोग ये सोच रहे थे, वही नारंग परिवार के 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस हत्याकांड को बारीकी से देखा था। हालांकि हुआ कुछ ऐसा था
जैसे ही मार्क ने अपनी गर्दन उठाकर पीछे की तरफ देखा, तो अचानक से अर्नब अपनी जगह से खड़ा हो गया था और अपनी रफ्तार से सीधा मार्क के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे ही अर्नब मार्क के पास पहुंचता है, तो उसके हाथ से अचानक से एक लाल रंग की रोशनी निकलती है और उस लाल रंग की रोशनी के साथ साथ अर्नब के हाथ के अंदर से एक काले रंग की गैस उस लाल रोशनी को ढक लेती है। और इसके बाद अर्नब का हाथ धारदार तलवार बन जाता है और फिर किसी मक्खन की तरह मार्क की गर्दन के आर पार हो जाता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि मार्क की गर्दन काटते वक्त मार्क को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। गर्दन काटने के बावजूद भी उसकी गर्दन उसके शरीर के ऊपर ही टिकी रही। इस दृश्य को देखने वाले कोई और नहीं बल्कि नारंग परिवार के फैमिली हेड यानी अर्नब के बड़े मामा अमर नारंग थे। हालांकि दूसरा व्यक्ति नारंग परिवार से नहीं था, लेकिन वह अर्नब के साथ था। वह कोई और नहीं बल्कि मदन था, जिसने इस दृश्य को देखा था। जब वह दोनों भी इस दृश्य को देखते हैं, तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हालांकि उन्हें पता था कि अर्नब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्नब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वह एक मोनाक लेवल के योद्धा को बिना किसी हथियार के इतनी आसानी से जान से मार देगा। इस तरह की ताकत के बारे में तो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। हालांकि मार्क को मारने के बाद अर्नब की आंखों में किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नहीं था। अपने सामने पर्पल टावर के एक व्यक्ति को इस तरह से बेरहमी से मरता देखकर श्रेष्ठ नरेश को काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन उन्हें पता था कि वह कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण से वह अपने जाड़ पीसते हुए अर्नब से कहते हैं, यंग मास्टर, अगर आपने यह मौत का खेल खेल लिया हो तो क्या हम अपने साथी की लाश को यहां से लेकर जा सकते हैं? हालांकि जब वह ये सब कह रहे थे, तो उनकी आवाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर भी अर्नब उनको इस तरह से नजरअंदाज करता है जैसे उसके कान के पास कोई मच्छर भिन भिन्ना रहा है। लेकिन अर्नब श्रेष्ठ नरेश की बात सुनने के बाद मार्क के शरीर को देखता है और मार्क के शरीर को देखते हुए अर्नब अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है, इसका शरीर मेरे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन यह शायद मेरे साथी के लिए काम का हो सकता है। अर्नब की बात वहां पर मौजूद सभी लोग अच्छे से सुन पा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि अर्नब किसी साथी की बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वह सभी जो देखते हैं, उसे देखकर तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना कहने की अगले ही पल अर्नब अपने बाएं हाथ को आगे कर देता है। उसके ऐसा करने के अगले ही पल उसके हाथ में मौजूद एक लाल काले रंग के सांप के जैसा ब्रेसलेट खुल जाता है। हालांकि वह किसी तरह का कोई ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि एक सांप था। और उन सभी को ये बात जब समझ में आई जब उस ब्रेसलेट के खुलने के बाद उस ब्रेसलेट का आकार बड़ा होता है, तो एक तेज फुफकार के साथ वह मार्क की बॉडी को बेरहमी भरी नजरों से देखता है। वह सांप लगभग 20 फीट लंबा और 1 फुट मोटा था। वह सांप अपनी चमकती हरी आंखों से मार्क के शरीर को देखता है और तुरंत अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एक ही झटके में मार्क की गर्दन को निगल जाता है। इस सांप की प्रजाति देखी जाए तो यह एक वाइपर स्नेक था, जिसकी 6 इंच लंबे नुकीले धारदार दांत किसी की भी हड्डी को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। मार्क की गर्दन को निगलने के बाद वह सांप, जिसका नाम अर्नब में लिटिल रेड रखा था, वह बिना गर्दन के मार्क के शरीर के ऊपर कुंडली मारने लग जाता है। जब वह सांप मार्क के शरीर को अपने पूरे शरीर से बींच लेता है, तो धीरे धीरे करके वह अपने शरीर को टाइट करता चला जाता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने किसी व्यक्ति को अपने नागपाश में बांध रखा है। बहुत से लोग तो इस दृश्य को देखकर बेहोश होना शुरू हो गए थे। उनमें से अगर कोई सबसे ज्यादा शांत था, तो वह सिर्फ मदन था, क्योंकि मदन ने पहले भी आयामी स्पेस में इस खूंखार सांप को देख रखा था। अचानक से सभी को एक एक करके किसी की हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। क्या अर्नब की इस तरह की बेरहमी देखकर पर्पल टावर दोबारा से नारंग परिवार के ऊपर हमला नहीं करेगा? क्या होगा जब लॉर्ड शिवेंद्र को पता चलेगा कि अर्नब वही इंसान है जिसने 1 साल 4 महीने पहले उसकी हालत बुरी कर दी थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अर्नब द किंग ऑफ माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहो तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।